Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. कैसे हैं आप सब? I'm sure आप सब बड़े अच्छे होंगे. So guys, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्या हम हर काम अकेले कर सकते हैं? क्या हमको एक टीम की ज़रूरत होती है? क्या आप अकेले फुटबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो या अकेले सारे काम खुद कर सकते हो? लेकिन क्या हमको दूसरों के साथ वो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? और क्या हमको उनके साथ काम करने में, उनके साथ पढ़ाई करने में मज़ा आता है? तो दैट इज़ टीम वर्क. जब हम टीम के साथ एक काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है, बहुत अमेजिंग होता है और हम अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं. इसी टॉपिक पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 5th क्लास में मैरीगोल्ड बुक जो है, हमारी मैरीगोल्ड बुक जो है उसका 2nd यूनिट की जो फर्स्ट पोम है जिसका नाम है टीम वर्क. एंड ऑब्वियसली ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोम है क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर अमेजिंग पोम टीम वर्क. एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस पोम वी हैव समथिंग टू रीड. डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या आप लोगों को दूसरों के साथ खेलना, उनके साथ काम करना अच्छा लगता है या आपको लगता है मैं तो अकेला ही ठीक हूँ? तो अगर अच्छा लगता है तो विच मीन्स आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि हम कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, हमें सबको लेके साथ में आगे बढ़ना होता है, विच इज़ कॉल्ड एज टीम वर्क. अब इस टीम वर्क, इस पोम की थीम क्या है, इस पोम की मतलब इस पोम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको देख लेते हैं. Teamwork is a poem that teaches us a great deal about how collaborating and working together can be beneficial. Teamwork हमें क्या सिखाती है कि किस तरीके से collaborating मतलब साथ में मिलके और साथ में काम करके आप बहुत सारे benefits पा सकते हो, आप success पा सकते हो, आपका काम आसान हो सकता है. It is written by Jan Negro. The poem is very essential for students as it will help them become better team members. अब ये जो अमेजिंग सी पोम है ये किसने लिखी है? जैन निग्रो ने. और इस टीम का अगर एसेंस, इस टीम का जो एक्चुअल मीनिंग है वो अगर आपने समझ लिया तो एज अ लीडर और एज अ टीम मेंबर आगे बढ़ने में आपको बहुत सारी आसानी होने वाली है. तो हम चालू करने वाले हैं अपना पोम. ओके, मैं चैप्टर बोलने वाली थी. सो लेट्स सिंग एंड डांस. Teamwork, teamwork, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. So यहाँ वो क्या बोल रहा है? Teamwork. So वो आपको motivate कर रहा है that teamwork, together we can make our dream work. मतलब अगर together मतलब अगर हम साथ में हैं, we can make our dream work. हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो. Then we will share the joy of what we have done. और एक बार हमने सक्सेस पा ली, हमने अपना ड्रीम अचीव कर लिया तो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे. टीम वर्क एवरीवन. और ये कैसे होगा? टीम वर्क से. और टीम वर्क क्या होता है? कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप. मतलब मान लो कि अगर आप लोग अगर एक क्रिकेट का गेम है, सो कुछ बॉलर्स होते हैं, कुछ फील्डर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं. अगर सिर्फ में एक ही बैट्समैन है तो क्या आप वो मैच जीत सकते हो? नहीं, आपको सबकी ज़रूरत होती है. नोबडी इज़ यूजलेस इन अ टीम. हर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और अगर आप साथ में मिलके अपने कंबाइंड एफर्ट्स डालते हो तो आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप. अब जब बास्केटबॉल होता है, इट्स फन टू शूट. अब जब आप बास्केटबॉल खेलते हो तो उसमें जो रिंग होती है जहाँ पे आप गोल करते हो उसे कहते हैं हम हुप. ओके और जो थ्रो करते हैं हम बास्केटबॉल को उसको कहते हैं हम शूट करना. शूट करना मतलब फेंकना. इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप. तो बहुत मज़ा आता है जब आप बास्केटबॉल खेलते खेलते जब बॉल को आप बास्केट में जाके डालते हो. बट इफ नोबडी passes then nobody shoots. लेकिन अगर आपको बास्केटबॉल खेलते टाइम पास ही नहीं मिलेगा तो आप क्या अकेले अकेले इस वाले बास्केट से उस वाले बास्केट तक जाओगे? आपको कोई पास करता है तब आप उसको शूट करते हो, उसी में तो मज़ा है. एंड द रिले रेस जस्ट कैन गो ऑन. अच्छा, रिले रेस किसने किसने खेली है? वो जो रेस होती है जिसमें ना आपके हाथ में एक स्टिक होती है और आपको आपके टीम मेंबर्स होते हैं. मतलब आफ्टर एवरी 50 मीटर्स और 25 मीटर्स एक बंदा खड़ा रहता है तो आपको वो स्टिक देनी होती है जो सबसे पहले. अब हर रेस में आई थिंक 3 से 4 लोग होते हैं और जैसे ही जो सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पे स्टिक ला के देगा वो जीत जाते हैं. ये कितना अमेजिंग टीम वर्क है क्योंकि मुझे हर किसी को फास्ट दौड़ना है.
जो मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो गया, अगर वो स्लो हो गया तो बी पॉइंट से सी पॉइंट वाले को कवर अप करना पड़ेगा, फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट वाला जो है उसको भी फास्ट करना पड़ेगा। ये एक टोटल टीम वर्क होता है। लेकिन रिले रेस हो सकती है अगर कोई हो ही नहीं। अकेले अकेले रिले रेस खेल सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं खेल सकते। सो and the relay race just can't go on मतलब continue, the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. So अगर कोई baton का मतलब क्या होता है? baton का मतलब होता है short tube or stick carried in relay race। जो आप स्टिक कैरी करते हो उसे हम कहते हैं बैटन। तो अगर बैटन को कोई पास करने वाला ही नहीं होगा तो कौहे की रिले रेस, आप रिले रेस कर ही नहीं पाओगे। तो ये क्या है? हम बास्केटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, या हम रिले रेस की बात करें, हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं। तो अगर एक टीम साथ में मिलकर काम नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। We are the parts that make up the whole। हम वो पार्ट्स हैं जिससे एक कंप्लीट पिक्चर बनती है। जैसे पिज्ज़ा खाया है कभी? पिज्ज़ा में क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो हम ना वो पिज्ज़ा के पार्ट्स हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आपके पास एक पिज्ज़ा है, ये आपका एक पिज्ज़ा है, ठीक है, और इसके ये पार्ट्स हैं, तो ये होल है। मतलब ये कंप्लीट पिज्ज़ा कैसे बना है? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर ये 8 पार्ट्स में से एक भी निकालो तो क्या पिज्ज़ा कंप्लीट होगा? नहीं होगा, वो टूट जाएगा ना। उसमें से अगर ये वाला पार्ट निकाल दिया तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली हम क्या हैं? हम लोग एक पार्ट है। एक टीम पूरी कंप्लीट कब बनती है? जब उसके सारे पार्ट्स साथ में मिलके काम कर रहे हो। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। और हम सबका काम क्या है? हमें एक कॉमन गोल की तरफ हमारी निगाहें रहती है। हमारा एम एक कॉमन गोल को अचीव करना होता है। ऐसा हो सकता है कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, पूरी टीम है, उसको पता है कि आपका जो बास्केट है यहाँ पे और आपको गोल हिट करना है। आधे लोग बोलेंगे नहीं मैं तो उधर करूंगा, या कुछ बोलेंगे नहीं मुझे पीछे हिट करना, नहीं मेरे को तो ऑडियंस की तरफ, ऑडियंस के साथ मैं पास एंड पास खेलूंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। पूरी टीम का एक ही गोल होगा। एंड दैट्स व्हाट इज दैट? इट्स टीम वर्क। Sometimes it can be a big plus when a you or the me become an us। तो सब कभी नहीं, हमेशा ही ये एक बहुत बड़ा सा प्लस पॉइंट होता है आप और मैं जब हम हो जाते हैं। When you and me become us। Why? Because us can achieve all the success in life। अकेले क्या ही कर लोगे। So that was a very beautiful poem written by Jan Negro which talks about the importance of teamwork। I hope you understood this poem well because now we are going forward with the summary। क्या अगर हम समरी करते हैं तो क्या होगा? एक बार हमारा पूरा रिविजन भी हो जाएगा और पोम का थीम, पोम का जो क्रक्स है वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। So let's begin। समरी स्टार्ट करते हैं अब हम। Teamwork is very important। We agree? Yes or no? Yes, we agree with this। We can bring our dreams come true by working together। हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। कैसे? अगर हम साथ मिलके काम करें। And together we can share our joys of achieving something। और अगर हम साथ में हैं तो सेलिब्रेशन का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा मानो कि तुमने कुछ अचीव कर लिया लेकिन तुम्हारे पास अपने जॉय को शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, कोई सुनने के लिए ही नहीं है, तो क्या मज़ा आएगा? या अगर एक टीम ने कोई मैच जीत लिया, या मान लो सोचो कि आप सब लोगों ने एक साथ पढ़ाई करी एंड आप सब लोगों ने बहुत अमेजिंग मार्क्स लाए एग्जाम में, तो जब साथ में सेलिब्रेट करोगे तो वो तो माहौल ही अलग होता है। इट इज़ अ फन टू पुट द बॉल थ्रू द रिंग। तो बॉल को रिंग में डालना तो बहुत मजेदार होता है, बट वी कैन नॉट शूट इफ देयर इज नो वन टू पास इट ऑन। लेकिन हम शूट मतलब थ्रो कब तक नहीं कर सकते जब तक हमें कोई पास नहीं करेगा बॉल। सिमिलरली रिले रेस कैन नॉट गो ऑन इफ नोबडी पासेस द बैटन। इसी तरीके से रिले रेस भी कंटिन्यू नहीं हो सकती अगर कोई बैटन को पास ही नहीं करेगा। When we work together, we become strong and then it is easy to achieve the common goal। जब हम साथ में काम करते हैं तो क्या होता है? हम लोगों के लिए हम सब बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि हम एक टीम हो जाते हैं और उसके बाद हमें अपना गोल अचीव करना बहुत आसान होता है। वो स्टोरी सुनिए कि आप एक स्टिक को इजीली तोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ स्टिक्स है फिर वो नहीं टूटती क्योंकि वो टीम है और टीम इजीली नहीं टूटती।
सो अब हमने इसमें जितने भी वर्ड्स पढ़े वो तो हमने समझ लिए, लेकिन एक बार और हम सिर्फ देख लेते हैं ताकि हमारा फटाफट रिवीजन हो जाए। टीम वर्क क्या होता है? कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। हुप क्या होता है? हुप मतलब वो जो रिंग होती है ना, जिसमें हम बास्केट को थ्रो करते हैं, वुडन और आयरन रिंग trundled along by a child। मतलब जो इस तरीके की जो रिंग होती है, जो कि इसमें नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने व्हाइट कलर चूज किया है, यस, तो इस तरीके की जो रिंग होती है, सो वुडन और आयरन रिंग होती है, जिसमें आप एक चाइल्ड जो है जिसमें बास्केट फेंकता है। पासेस का मतलब क्या होता है? मूव ऑनवर्ड। पास मतलब कोई और आपको दे रहा है, आप आगे की तरफ बढ़ा रहे हो। रिले रेस क्या होता है? रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच टीम्स इन विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। मतलब एक रेस होती है जिसमें हर कोई एक छोटा छोटा पार्ट जो है डिस्टेंस का कवर करता है। बैटन क्या होता है? शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरीड इन रिले रेस। सो दैट्स इट। ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे, विच मीन्स वी आर डन विद रीडिंग द पोएम, वी आर डन विद अंडरस्टैंडिंग द समरी एंड द थीम, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन वर्ड। किस चीज के लिए क्या करेंगे अब हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारे पास इसमें कितने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। If nobody passes the ball in a basketball game, then you can't, what you can't? You can't shoot. In a relay race, if no one passes the baton, then it will not go on. तो हमको यही आंसर्स फिल करने हैं। तो ये हो गया आपका shoot और ये हो गया रेस कैन नॉट गो ऑन। ये हमने सिर्फ पोम से जो वर्ड्स थे उनको निकाल के यहाँ पे लगाया है। अगर पोम अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से समझी है, तो ये करना तो एकदम बाएं हाथ का खेल होगा। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। अब हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के गेम्स बता रहे हैं, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज बता रहे हैं, और आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से टीम मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने में कौन कौन लोग होते हैं? बैट्समैन होते हैं, बॉलर्स होते हैं, फील्डर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, अंपायर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज दी गई है, हमें बताना है कि इनमें कौन कौन से टीम मेंबर्स होते हैं। पहला है एक मूवी जब हम बनाते हैं, मूवी बनाने में कौन कौन लोग होते हैं? आंसर्स मैं बाद में दिखाऊंगी। सो मूवी बनाने में हमें एक्टर्स लगते हैं, ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं एक्टर्स, मतलब एक्टर्स एक्ट्रेसेस दोनों की बात कर रहे हैं। उसके बाद कौन लगता है? डायरेक्टर लगता है, डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर के बाद कौन होते हैं? कैमरामैन होते हैं। और कौन होते हैं? जो उनके पूरे टेक्नीशियंस होते हैं। इसके अलावा कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं। टू रन अ गुड स्कूल, अब एक अच्छे स्कूल को चलाने के लिए कौन कौन चाहिए? सबसे पहले प्रिंसिपल सर चाहिए, फिर हमें टीचर्स चाहिए, फिर हमें स्टूडेंट्स चाहिए, फिर हमको वहाँ पे जितने भी हेल्पर्स होते हैं वो भी चाहिए। टू रन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को रन करने के लिए कौन कौन चाहिए? अब हमें वेटर्स चाहिए, हमें शेफ चाहिए, हमको मैनेजर चाहिए, और हमको ऑब्वियसली जो डाइन करेंगे वहाँ पे तो हमको कस्टमर्स चाहिए। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे आंसर्स क्या क्या हैं। तो फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर्स, एक्टर्स और व्यूअर्स। व्यूअर्स मतलब जो लोग देखेंगे, और भी लिख सकते हो अपने मन से, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। गुड स्कूल के लिए प्रिंसिपल चाहिए, टीचर्स चाहिए, प्यून चाहिए और स्टूडेंट्स चाहिए। अब प्यून मतलब हमारे पास तो दीदीज होते हैं, भैयाज होते हैं, तो हम हेल्पर्स भी लिख सकते हैं। फिर है टू रन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को रन करने के लिए हमारे पास मैनेजर है, कुक हैं, वेटर्स हैं, कस्टमर्स हैं और डाइनर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग हो गए। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब ये वर्ड्स जो हैं, ये सारे वर्ड्स पोम में दिए हुए हैं। अब हमको इनके लिए खुद से एक राइमिंग वर्ड बनाना है। आप लोग तो कितने सारे राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि टीम, बीम। अब जैसे है प्लस, प्लस का क्या हो सकता है? बस और फस और क्या होता है? वो आप सोचोगे और आप वो मुझे बताओगे। देन वी हैव डन, डन का क्या हो सकता है? डन का हो सकता है गन, और क्या हो सकता है? डन का बन, राइट। देन वी हैव हुप, हुप का क्या हो सकता है? लूप और कूप और पूप, यू। नेक्स्ट वन इज शूट, शूट का क्या होगा? शूट का होगा हुट और बूट
और क्यूट तो नहीं होगा, शूट का हूट, बूट एंड एक्सेट्रा, रूट, यस। देन वी हैव गोल, गोल के क्या होंगे, गोल का होगा होल और सोल और बोल, क्योंकि ये राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज जॉय, जॉय का क्या होगा, टॉय और बॉय और कॉय, बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो आपको बस ये एक एक राइमिंग वर्ड लिखना है एंड हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन सा। अब आपको दी हुई है एक और पोम, और ये पोम बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमें इसे प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड करना है एंड देन आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल, मतलब एक नेल की ज़रूरत के लिए। फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ वहाँ पे कि एक नेल नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ, शू लॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम किस शू की बात कर रहे हैं, हम हॉर्स शू की बात कर रहे हैं, मतलब जो ये घोड़े के पैरों में जो लगाया जाता है, हॉर्स शू जो लगाया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट। अब आपके पास क्योंकि वो हॉर्स शू नहीं था, इसीलिए जो था वो हॉर्स आपका लॉस्ट हो गया। फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट। अब क्योंकि हॉर्स नहीं था इसलिए राइडर नहीं था वहां पे। फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट। अब क्योंकि राइडर ही नहीं था इसीलिए हम हार गए, वो जो पूरा बैटल था हम वही हार गए। फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट। अब क्योंकि बैटल हार गए इसीलिए उसकी वजह से किंगडम हार गया, पूरा किंगडम जो था वो आपने हार गए। एंड ऑल फॉर द वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेल। और ये सब आप क्यों हार गए, क्योंकि आपको वो नेल नहीं मिली। तो नेल नहीं मिली तो हॉर्स शू नहीं लगा, हॉर्स शू नहीं लगा तो हॉर्स नहीं था, हॉर्स नहीं था तो राइडर नहीं था, राइडर नहीं था तो आप बैटल आपने हार गए, बैटल हार गए तो किंगडम हार गए। सब क्यों हार गए, वो एक छोटी सी हॉर्स शू नेल की वजह से हार गए। तो अब हम एक इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमें बहुत सारे आंसर्स दे रखे हैं और हमें इनके क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। तो पहला आंसर क्या दिया हुआ है, द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। अब शू क्यों लॉस्ट हो गया था, शू इसलिए लॉस्ट था क्योंकि नेल ही नहीं था। तो हमारा क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, वाई वॉज द शू लॉस्ट। शू क्यों लॉस्ट था, बिकॉज ऑफ द नेल। सो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई वॉज द शू लॉस्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। अब बैटल इसीलिए आप हार गए क्योंकि कोई राइडर नहीं था। तो हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बनेगा व्हाई वाज द बैटल लॉस्ट। आप बैटल क्यों हार गए, तो व्हाई वाज द बैटल लॉस्ट। सो बैटल वाज लॉस्ट बिकॉज देयर वाज नो राइडर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। अब क्योंकि आप बैटल लड़ ही नहीं पाए इसीलिए आप पूरा अपना जो किंगडम थे वो आप उससे हाथ धो बैठे, मतलब आप उसको हार गए। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई वॉज द किंगडम लॉस्ट। क्या हुआ इसका क्वेश्चन, व्हाई वॉज द किंगडम लॉस्ट। अब हमारे पास क्या है, नाउ मेक 3 more questions and answers from the poem। अब हमारे पास पोम तो है, ये जो टीम वर्क पोम है, इस पोम से हमें और कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाने, 3 और क्वेश्चंस बनाने खुद से, और उनके आंसर्स भी खुद ही लिखना है। तो देखो हमने क्या बनाया है, Why was the rider lost। अब ये जो हमारा जो क्वेश्चन था, Why was the rider lost, तो अब इसका आंसर क्या होगा, The rider was lost for want of a horse। Why was the rider lost? The rider was lost for want of a horse। एक और क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, Why was all lost। सब कुछ क्यों घूम गया था, सब कुछ क्यों हार गए थे। All was lost for the want of a horseshoe nail। All was lost for the want of a horseshoe nail। नेक्स्ट है, Why was the horse lost। Horse क्यों lost था, The horse was lost because of the shoe। अब शू ही नहीं था इसलिए horse lost था। सो ये 3 क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं। अब आप चाहो तो आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बिकॉज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अब हमारे पास है पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या होता है गाइस,
पिक्चर कॉम्पोजिशन मतलब आपको एक पिक्चर दी जाती है, उस पिक्चर को देख के पहले आप उसको अच्छे से देखते हो, अच्छे से समझते हो उस पिक्चर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। उस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम पहले हमारी पिक्चर को देख लेते हैं। तो ये है हमारी पिक्चर जिसमें एक आदमी जो है ये पेंटिंग कर रहा है, ये जो है ये आई थिंक डोर को कुछ करेक्शंस कर रहा है, डोर को रिपेयर कर रहा है। ये जो आदमी है ये एक लैडर पकड़ के खड़ा हुआ है। देन ये जो है ये आई थिंक बल्ब के साथ कुछ वायर के साथ, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रीशियन है शायद। ये जो है ये ईंट और ब्रिक्स के साथ और सीमेंट के साथ शायद घर बना रहे हैं। तो हमारे पास इस इमेज में 5 लोग हैं जो डिफरेंट टाइप के काम कर रहे हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अब आपके पास यहाँ पे है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, लेबरर, गार्डनर, मेसन और कारपेंटर। अब मैं वापस पीछे जा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता दूं किसे हम क्या कहते हैं। ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रीशियन, ओके। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास है कारपेंटर, क्योंकि ये वुड से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ये है पेंटर और ये है एक मेसन, मतलब जो आपके घर को बनाते हैं ना, जो पूरे ईंट से और जो मिट्टी से नहीं सॉरी सीमेंट से, इन्हें हम कहते हैं मेसन। अब हम वापस जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये आपके पास पूरे आंसर्स दिए हुए हैं, मतलब आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस के साथ आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज लेइंग द ब्रिक्स। अब ब्रिक्स कौन ले कर रहा है, तो ब्रिक्स के साथ कौन काम करता है, अभी मैंने बताया था मेसन काम करता है। सो अ मेसन इज लेइंग द ब्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, हु इज होल्डिंग द लैडर। अब लैडर किसने पकड़ा हुआ है, एक लेबरर ने पकड़ा हुआ है। लेबरर मतलब जो काम करता है, उसका स्पेसिफिक काम नहीं है कुछ, वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो ऊपर तक सामान नीचे लेके जा रहा है, बेसिकली वो लेबर कर रहा है, इसीलिए उसे लेबरर कहते हैं। सो हु इज होल्डिंग द स्टेयर्स, मतलब जो लैडर है उसको किसने पकड़ा हुआ है, उसको लेबरर ने पकड़ा हुआ है। हु इज द मैन ऑन द लैडर। अब लैडर पे कौन है, एक इलेक्ट्रीशियन है, एन इलेक्ट्रीशियन इज ऑन द लैडर। नेक्स्ट क्या है, हु इज मेकिंग द डोर। अब डोर मतलब वुड से रिलेटेड काम कौन करता है, कारपेंटर। अ कारपेंटर इज मेकिंग द डोर। हु इज पेंटिंग द वॉल्स। वॉल्स को पेंट कौन करेगा, अ पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स, ओके। So we are done with this. Now what you have to do, now make up a story about the picture, give names to the people, write the story showing the importance of teamwork. अब आपको मैं वापस उस इमेज में जाती हूँ। तो इस इमेज पे ये जो है इसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका घर बन रहा था और उस घर बनने के लिए कितने सारे लोग एक साथ काम करते हैं। मेसन होता है, पेंटर होता है, कारपेंटर होता है, लेबरर्स होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, और सबके आप नाम रख सकते हो। रामू काका एंड सुरेश भैया और सोनू भैया एंड एक्सेट्रा, जितने भी नाम रखने हैं। सो यू कैन गिव ऑल द फनी नेम्स यू वुड वांट टू। एंड आपको एक स्टोरी वीव करनी है, मतलब एक स्टोरी बनानी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पास स्टोरी है हम वो देख लेते हैं। My grandmother was going to build a house. मेरी जो grandmother थी वो एक घर बनाने वाली थी। I wondered how the house would be made. तो मैंने सोचा ये घर कैसे बनेगा। My grandmother told me that it was teamwork. और मेरी grandmother ने क्या बताया कि घर कोई एक अकेला इंसान नहीं बना सकता, ये एक टीम वर्क है। He asked a contractor. She asked a contractor मुकेश टू बिल्ड द हाउस। तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। अब आप ऐसा नहीं करते कि आप घर बना रहे हो तो आप लेबरर को अलग से बुलाओगे, पेंटर को अलग से बुलाओगे। आप क्या करते हो, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो। वो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो आपके घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मतलब वो आपके घर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और ये जो जितने भी बाकी के इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, मेसन, इन सबको वो अरेंज करता है। सो कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या था, मुकेश। टू बिल्ड द हाउस, मुकेश हैड अ टीम ऑफ वर्कर्स। अब मुकेश की एक पूरे काम करने वालों की एक टीम थी।
His mason लालचंद and a few laborers started to build walls. अब उनके मेसन का नाम हमने क्या दिया है यहाँ पे, लालचंद, और वो अपने हेल्पर्स के साथ वॉल्स बनाने लग गए. एंड प्लम्बर मनु लेड वाटर पाइप्स, और जो प्लम्बर थे उनका नाम क्या था, मनु, और उन्होंने क्या किया, वाटर के पाइप्स लगा दिए पूरे. भाटिया इलेक्ट्रीशियन डिड ऑल द इलेक्ट्रिक वर्क. हमने इलेक्ट्रीशियन का नाम क्या दिया है, भाटिया, तो वो क्या कर रहा है, वो पूरा इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है. राम स्वरूप द कारपेंटर, रामलोचन फिटेड द डोर विथ एंड विंडो द पेंट. एक सेकंड, राम स्वरूप द कारपेंटर, रामलोचन फिटेड द डोर एंड विंडो द पेंटर डिड अ वंडरफुल वर्क. ओके, तो जो राम स्वरूप जो कारपेंटर था उसने क्या किया, उसने पूरा डोर को फिट कर दिया और विंडोज को फिट कर दिया. और जो पेंटर थे हमारे, उनका नाम था रामलोचन, उन्होंने भी एक बहुत अमेजिंग काम किया, मतलब उन्होंने दीवारों को बहुत अच्छे से पेंट किया. आई वॉज सरप्राइज्ड हाउ विद द टीम वर्क द कॉन्ट्रैक्टर फिनिश्ड ऑल द वर्क इन शॉर्ट टाइम. और मैं इतना सरप्राइज था कि इतने कम टाइम में, लेकिन उस टीम वर्क के साथ सबने कितनी जल्दी काम किया. अब आप अपनी कोई भी स्टोरी बना सकते हो, अपने आप जो नाम कंसिडर करते हो, आपको जो नाम अच्छे लगते हैं, आप वो अपने कैरेक्टर्स को नाम दे सकते हो, कैसी भी स्टोरी बना सकते हो. लेकिन अगर एक अच्छी सी स्टोरी बनाई तो मेरे साथ शेयर करना. हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. अब है लेट्स टॉक. इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अकेले करना अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रुप में करना होता है. जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना है तो आप सबके साथ खेलोगे, लेकिन अगर आपको बुक रीड करनी है तो मे बी यू वुड लाइक टू रीड अलोन. ओके, तो अब ये जो है ये आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं. आप इसमें अपने हिसाब से अपने आंसर्स लिख सकते हो. हम यहाँ देख लेते हैं कुछ आंसर्स जो लिखे हुए, जैसे कि आई लाइक डूइंग अलोन इज व्हाट, आई लाइक रीडिंग अ बुक अलोन, I like doing my homework alone and I like writing a poem alone. और साथ में क्या अच्छा लगता है मुझे, playing games, going for a picnic and going for a swim. So ये सारी चीज़ें, ये कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा है, आप अपने इंडिविजुअल आंसर्स लिख सकते हो. Now next question is, in your family what activities are done individually and as a group. अब आपको ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप एज अ ग्रुप अपने घर में काम करते हो या इंडिविजुअली होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कुकिंग. तो कुकिंग में क्या आप हेल्प कराते हो, क्या आपके डैड हेल्प करते हैं, या इट्स ओनली योर मदर्स जॉब. जैसे घर के काम होते हैं जो डेली चोर्स होते हैं, घर साफ करना होता है, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, तो ये सब आप लोग मिलके करते हो, या ये ग्रुप एक्टिविटी है या एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है. अगर ग्रोसरी लेने जाना है, बिग बाज़ार जाना है, डी मार्ट जाना है, तो क्या आप साथ में जाते हो या ये भी कि पापा लेके आते हैं या इंडिविजुअल काम है. तो ऐसे बहुत सारे दिया हुआ है, जैसे माई मदर डिसाइड्स, माई फादर डिसाइड्स, आई डिसाइड एंड वी डिसाइड. तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो हमें कैसे लिखना है. माई मदर डिसाइड्स, तो मम्मा क्या डिसाइड करती है, व्हाट डिशेस टू कुक, कि आज खाना क्या बनेगा. पापा क्या डिसाइड करते हैं, वेयर टू इन्वेस्ट हिज मनी, मतलब जो भी पैसा आ रहा है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है. What do I decide? What to study, कि मुझे आज क्या पढ़ना है ये मैं डिसाइड करता हूँ. And we decide where we shall go for a holiday. अगर हम टीम वर्क हैं, अगर हम सब मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग हॉलीडे के लिए कहाँ जाने वाले हैं. सो बहुत सिंपल सा आंसर है. अब क्या है, इन अ ग्रुप you have to think about an activity which you enjoy. The rest of the class should guess the activity and say whether it is done in a group or alone. तो you have to meme my activity. Meme my activity का मतलब क्या होता है कि आपको एक्शंस करके दिखाना है और लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. तब ये तो आप खुद ही करोगे, ये तो आपको खुद ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम. Notice that these words are formed by joining two words. One is done for you. अब यहाँ पे आपको दिए हैं वर्ड्स जो कि दो वर्ड्स को जोड़ के मिले हैं, जैसे कि sometime. sometime में दो वर्ड्स हैं, कौन से हैं, एक some और एक time. everyone, everyone. basketball, basketball. nobody, nobody. teamwork, team and work. baton, so it's like bat and on. So अब आपको ये वर्ड्स जो हैं इस क्रॉसवर्ड में ढूंढने हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये रहा हमारा आंसर. तो यहाँ पे है हमारे पास everyone,
फिर यहाँ है हमारे पास टीम वर्क, ये है हमारा बास्केटबॉल, ये है हमारा बैटन, ये है हमारा स्टैंड बाय और ये है हमारा हैंडसम। अब यहाँ पे बहुत सारे, संडे भी है, संडे कहाँ पे, ये रहा संडे, एंड देन यू हैव नोबडी, सो ये रहा आपका नोबडी। तो ये सारे आंसर्स हैं हमारे, और मुझे मालूम है ये करने से पहले आप लोग ने ऑलरेडी कर लिया होगा, बिकॉज ये सारे किड्स का फेवरेट होता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, लेट्स राइट अ पोम। आई हैव अ काइट बट नीड अ फ्रेंड टू फ्लाई इट विथ। आई नो अ सॉन्ग बट नीड समवन टू हियर इट। आई हैव अ बॉल बट नीड समवन टू कैच इट। मतलब यहाँ हम एक पोम लिख रहे हैं जो कि अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग टुगेदर, टीम वर्क। मतलब मेरे पास एक काइट है लेकिन मुझे अपने साथ काइट को उड़ाने के लिए कोई फ्रेंड चाहिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा सा गाना है, मैं गाना गाना चाहता हूँ लेकिन कोई सुनने के लिए चाहिए। मेरे पास एक बॉल है लेकिन कैच एंड कैच खेलने के लिए मेरे पास कोई चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं। अब ऐसे तो बहुत सारी लाइन्स है जो आप खुद भी फॉर्म कर सकते हो और ये फॉर्म करके हमारी एक पोम रेडी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आई हैव अ बैडमिंटन किट बट नीड समवन टू प्ले विद मी। आई नो अ स्टोरी बट नीड समवन टू हेयर इट। आई नो एक्टिंग बट नीड समवन टू सी इट। I have got a trophy but need someone to share the joy. आप बोल सकते हो I have a cake but need someone to eat with me. I have a video game but need someone to play with me. तो आप कुछ भी लिख सकते हो and that's how you will make a poem with it. अब हम देखते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन क्या है। मेक ग्रुप्स ऑफ 10 एंड प्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन क्लास। अब आपको ये करना है, स्किट करना है, सॉन्ग करना है, ड्रामा करना है, ये सब भाई खुद ही करना है, इसमें तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें लाउडली बोलने हैं। वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि आई एम अ बॉय तो हम कैसे बोलते हैं, आम अ बॉय, आम अ बॉय, या वी आर गोइंग, सो हम उसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इन्हें कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो द मार्क डैश इज एन अपोस्ट्रोफी विच शोज वेयर द लेटर्स आर लेफ्ट आउट। जैसे कि लिखना है मुझे अगर वी आर, अगर लिखा हुआ है वी आर तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैंने लिखा वी और मैंने बनाया एक अपोस्ट्रोफी, इसको मार्क को, इस पंक्चुएशन मार्क को बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, और मैंने लिख दिया आर ई। अगर मुझे लिखना है आई एम तो मैंने लिख दिया आई, एक मैंने अपोस्ट्रोफी बनाया और मैंने लिख दिया एम, तो ये क्या हो गया, आई एम। तो अब हम देखने जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, हम सब स्टैंडर्ड में हैं, आगे जाके हमें बहुत यूज होंगे। वी विल को हम कैसे लिखते हैं, वी अपोस्ट्रोफी एंड डबल एल। वी हैव, वी अपोस्ट्रोफी वी ई। देयर इज, देयर इज। वी आर, ये मैं बता चुकी हूँ। कैन नॉट, कांट। You have, you apostrophe ve. What have, what apostrophe ve. They are, they apostrophe re. इस तरीके से हम इन कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप लैंग्वेज में मैं जाना, उसमें तो हम बहुत ही छोटा छोटा सा लिखते हैं, बट दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर इम्पोर्टेंट एंड ये कॉन्ट्रैक्शंस हमें पता होने चाहिए। ओके गाइज, अब हम देखते हैं कि इन जो ये हमारे पास कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शंस कैसे लिखेंगे। तो जब कभी भी किसी के आगे नॉट लगता है ना, तो बस हमको वो लिखना होता है, जैसे हैज़ नॉट है, अगर हैज़ नॉट है तो हम लिखेंगे हैज़ और एन एंड देन अपोस्ट्रोफी टी। हैव नॉट है तो हैव एन अपोस्ट्रोफी टी। आर नॉट तो आर एन अपोस्ट्रोफी टी। डू नॉट सो डोंट। तो इस तरीके से इन फ्रेजेस के हम कॉन्ट्रैक्शंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शंस। तो वर्ंट का क्या हो जाएगा, वर नॉट, वॉजंट, वॉज नॉट, शी विल एंड हु इज। ओके, सो दैट्स इट। ये तो पहला क्वेश्चन है, पोएट ऑफ द पोएम टीम वर्क कौन है। पोएट ऑफ द पोएम टीम वर्क इज Fan Negro, Jan Negro, Lan Negro or San Negro? The answer is Jan Negro. What becomes us in a teamwork? एक teamwork में us मतलब हम क्या होते हैं, they and she, he and she, it and itself, you and me. You and me मिलके बनता है हम, us. The answer is you or me.
अ ड्रीम कैन बी अचीव्ड बाय, कोई भी सपना जो आप देखते हो वो आप कब अचीव कर पाते हो? बाय ट्री, बाय बास्केटबॉल, बाय टीम वर्क और नन ऑफ दीज? ऑब्वियसली टीम वर्क से ही आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीम वर्क? टीम वर्क का मतलब क्या होता है? कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का कंबाइंड एफर्ट, गोल या शूट्स या हुप्स? द आंसर इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ प्लस? प्लस के जैसा क्या साउंड कर रहा है? वन, क्रॉप, बूट या अस? प्लस अस, आंसर क्या हो जाएगा? 4, डी 4, सॉरी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गोल? गोल का सिनोनिम क्या होता है? गन, गोल का सिनोनिम गन होता है, बैटन, कैटन या पर्पस? गोल का सिनोनिम होता है पर्पस। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आपकी लाइफ का गोल क्या है? इन टीम वर्क वी कैन मेक आवर ड्रीम, टीम वर्क में हम अपने ड्रीम को क्या कर सकते हैं? वर्क, ट्री, गेम या प्ले? हम अपने ड्रीम को वर्क कर सकते हैं, मतलब हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ वर्क का मतलब होता है पूरा करना। What is fun? फन क्या है? टू शूट द बास्केटबॉल, बास्केटबॉल फेंकना, became an us, एक अस बन जाना, बिग प्लस और नन ऑफ दीज? फन है टू शूट द बास्केटबॉल। वी आर द पार्ट्स दैट मेक्स अप अ, हम वो पार्ट्स हैं जो एक होल बनाता है। द आंसर इज होल, नॉट हाफ, नॉट क्वार्टर, नथिंग, आंसर इज होल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ nobody passes then nobody shoots the, अगर कोई पास ही नहीं करेगा तो कोई क्या नहीं फेंक पाएगा? फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल या फन बॉल? द आंसर इज बास्केटबॉल। A dash can't go on if nobody passes the baton. बैटन किस में यूज होती है? एक रिले रेस में यूज होती है। तो रिले रेस में क्या होता है? एक पर्सन जो होता है वो रन करता है, उसके हाथ में एक बेटन होता है जो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, उसको वो दूसरे को पास करता है, फिर ऐसे करते करते जो है वो फाइनल जगह पे पहुंचते हैं। सो क्या नहीं कंटिन्यू हो सकती अगर बैटन पास नहीं होगा? एक रिले रेस, नॉट कबड्डी, नॉट हॉर्स रेस, नॉट क्रिकेट, आंसर इज रिले रेस। इन अ रिले रेस अ टीम हैज, अब अगर एक रिले रेस है, रिले रेस में एक ही इंसान तो हो नहीं सकता, वन रनर हो नहीं सकता, नो रनर होगा तो रेस ही नहीं होगी। टू और मोर रनर्स, दो या दो से ज्यादा रनर्स हो सकते हैं, यस। स्लीपिंग पीपल होते हैं, नो। द आंसर इज टू और मोर रनर्स। व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस, इसको क्या कहते हैं? अगर आप और मैं मिलके अगर हम हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? सॉलिट्यूड, अकेलापन, एंगर, गुस्सा, जेलसी, मतलब एकदम जिससे जलन बोलते हैं, या टीम वर्क? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीम वर्क। अब बेटन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, बेटन जो है इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप होल्ड करते हो एंड यू रन। सो द आंसर इज सिलेंड्रिकल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर या इनविजिबल? बेटन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दिखता ही नहीं है, नो। द आंसर इज ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, नॉट ट्रायंगुलर, नॉट रेक्टेंगुलर। अब नेक्स्ट इज वी हैव आवर आइज ऑन अ कॉमन। एक टीम वर्क का मतलब ये होता है टीम के सारे लोगों का एक ही उद्देश्य है, एक ही गोल होता है। तो वी हैव आवर आइज ऑन अ कॉमन फ्रूट, गोल, डेस्टिनेशन या फ्रीडम? आंसर इज गोल। द मैसेज ऑफ द पोम इज, इस पोम का मैसेज क्या है? मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो हो सब भला। डिवाइड एंड रूल या यूनिटी इज स्ट्रेंथ? द आंसर इज एकता में ताकत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस मीन्स, कभी कभी इट कैन बी अ बिग प्लस, मतलब जो टीम वर्क होता है, अस कैन बी अ बिग प्लस, इसका मतलब क्या होता है? इट कैन प्रूव टू बी मीनिंगलेस, वेस्ट है, नो। इट कैन प्रूव टू बी बोरिंग, नो। इट कैन बी फ्रूटफुल, मतलब इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, दैट इज द आंसर। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस का मतलब होता है इट कैन बी फ्रूटफुल। अंडरस्टूड? पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र एक स्टोरी बुक है और जिसमें बहुत अमेजिंग स्टोरीज है रिलेटेड टू विक्रम इन वेताल एंड बीरबल की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ जिसमें हमें बहुत सारी मोरल स्टोरीज मिलती हैं, मतलब जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। और ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है शिव कुमार के द्वारा और इट इज़ लाइक इट इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरीज विच इज़ देयर इन पंचतंत्र।
Now flying together, when we talk about flying together, it means that we are talking about something related with unity. We are talking about a flock of birds. Flock क्या होता है? A group of birds. It's a collective noun. So we are talking about a flock of birds. And how do you take your actions? अगर आप अपने right actions right time पे लेते हो तो किस तरीके से आप हर काम सही कर सकते हो. But when we just think यार कुछ नहीं होगा, अरे ठीक है चलता है, अरे बाद में कर लेंगे, तो वो बात तो कभी नहीं आता. आता है क्या कभी बाद में? बात तो कभी नहीं आता और हम आ जाते हैं मुश्किल में. जैसे एग्जाम्स के लिए, अरे एग्जाम्स में भी 2 महीने, अरे एग्जाम्स में भी 3 मंथ्स बचे हुए, अभी कौन पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ पढ़ लेंगे, मैं पढ़ ही लूँगा, मैं तो पक्का पढ़ लूँगा. लेकिन एक टाइम आता है जब एग्जाम्स को सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं, 3 दिन रह जाते हैं और हम पैनिक करने लग जाते हैं. तो इस स्टोरी से आपको एक बहुत अच्छा मोरल मिलने वाला है. सो लेट्स बिगिन. So now we are going to start Unit 2, second chapter, Flying Together. But before we read, we have something over here. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. अब आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स हमेशा आपको कुछ चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज रहो, टाइमली अपना काम खत्म करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बैक फ्रॉम स्कूल, कीप योर स्कूल बैग एट द राइट प्लेस, मेक श्योर दैट योर शूज आर एट द राइट प्लेस एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम. बिकॉज इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, आपके सारे काम बहुत ही इजीली हो जाएंगे. अब हम देखते हैं अपने चैप्टर को. अब हम स्टार्ट कर ही देते हैं. What happened when you didn't do as they asked you to do? अच्छा, क्या होता है जब अगर आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, नहीं ये मत करो, अरे ये टाइम पे करो, अरे ये अभी मत करो, या ये जल्दी कर लो. अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो तो क्या होता है? क्या होता है? यूजुअली कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो हमसे कहते हैं, कहा था ना टाइम पे कर लेना, कहा था ना ये कर लेना, अब देखो कैसे करोगे. वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या सिखाते हैं हमें कि हमें कितना ऑर्गेनाइज रहना चाहिए. So let's begin our chapter. Deep in the forest stood a very tall tree. तो एक बहुत घना फॉरेस्ट था, उसमें बहुत लंबा सा पेड़ था. Its leafy branches spread out like strong arms. और उसकी जो leafy branches थी, means the branches had a lot of leaves. और वो एकदम जैसे कि किसी ने अपने एकदम बाहें खोल के रखी हों, उस तरीके से उसकी arms जो थे, उसके जो branches थे, वो पूरे फैले हुए थे. This tree was the home of a flock of wild geese. अब ये जो ट्री था, ट्रीज में क्या होते हैं, नेस्ट होते हैं, बर्ड्स रहती है. तो ये ट्री जो था, ये एक बहुत बड़ा घर था, किसका? वाइल्ड गीस का. अब गीस क्या होता है? गीस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गूस. और गूस क्या होता है? इट्स लाइक अ लार्ज वेब फुटेड बर्ड. तो एक बर्ड होती है जिसका जो पैर होते हैं बहुत चौड़े से होते हैं, वेब्स टाइप के होते हैं, इस तरीके से होते हैं. जैसे ये जो है, ये है हमारी गूस, और बहुत सारे गूस को हम कहते हैं गीस. इट्स द प्लूरल. जैसे माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस. वैसे गूस का प्लूरल होता है गीस. ओके. तो अब जो था, ये जो पेड़ था, इस पे बहुत सारे गीस रहते थे. They felt safe there. और उन सबको वहाँ बहुत सेफ फीलिंग आती थी. One of the geese was a wise old bird. और इन सब में, जैसे हमारे घर में क्या होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमेशा कोई एक होता है जो हमको सही काम करना बताता है, हमेशा हमको एडवाइस करता है, सजेस्ट करता है. तो वैसे ही इस बड़े से जो गीस का ग्रुप था, उसमें एक वाइस मतलब समझदार ओल्ड बर्ड थी. He noticed a small creeper at the foot of the tree. अब ये जो बर्ड था, उसने क्या नोटिस किया? उसने नोटिस किया कि जो हमारा जो ट्री है, जो होम है उनका, उसके पास में एक बहुत छोटा सा क्रीपर उग रहा है. क्रीपर ग्रो कर रहा है. क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और द ट्री. जो लोग किसी के सपोर्ट से जो है वो ऊपर जाते हैं, मतलब उनमें खुद की जो उनकी जो स्टेम्स होती है उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती है. तो यूजुअली जो क्रीपर्स होते हैं, जैसे अगर ये कोई एक ट्री है तो वो उसके अराउंड जो है वो मूव करते हैं. जैसे मनी प्लांट्स होते हैं, वो भी एक क्रीपर होता है. अब ये जो क्रीपर्स होते हैं ना, ये इनिशियली तो देखना, ये लोग मतलब ये बहुत ही टेंडर होते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं. लेकिन एक टाइम आता है जब ये बहुत हार्ड हो जाते हैं और इसके बाद इनके ऊपर लोग चढ़ भी सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी प्लांट है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स. अब यहाँ पे बात करते हैं. अब ये जो हमारे जो बर्ड थे, उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक क्रीपर उग रहा है. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम.
लेट अस डिस्ट्रॉय इट। अब उन्होंने सबको बुलाया, सारे मतलब पूरे जो फ्लॉक था उसको बुलाया, उसको बोला कि वो देखो वो तुम्हें क्रीपर दिख रहा है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. सबने पूछा, अरे एक प्लांट है उसको हमें डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है? It is so small. What harm can it do? अरे ये तो कितना छोटा है, ये क्या हमारा हार्म कर सकता है, मतलब how can it affect us in a negative way? My friends, replied the old wise bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. उन्होंने क्या बोला कि listen my friends, ये जो creeper है ये अभी बहुत छोटा है, but in some time it will grow strong and big. और थोड़े टाइम के बाद ये बहुत thick और strong हो जाएगा और पूरे tree के around move करेगा. What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? उन्होंने क्या पूछा, हाँ तो ठीक है अगर बढ़ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, और एक क्रीपर हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. उसने क्या बोला, अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या, ये जैसे जैसे बढ़ेगा और ट्री के अराउंड एकदम जो है ये अपने आप को रैप कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो कोई भी इसकी हेल्प से इस ट्री के ऊपर चढ़ सकता है। अभी तो ये इतना टॉल है, इस पे कोई चढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर यहाँ पे इस क्रीपर, ये जो क्रीपर है बढ़ गया और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो कोई भी इसकी क्रीपर की हेल्प से ऊपर चढ़ सकता है। और क्या पता किसी दिन कोई हंटर आ जाए और चढ़ जाए और हम सबको मार डाले। Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. उन्होंने क्या कहा, अरे तो अभी तो बहुत टाइम है, ये तो अभी जरा सा छोटा सा है, और अभी हम लोग अगर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो कितनी गलत बात हो जाएगी। पिटी का मतलब क्या होता है, when you feel sad about something, कि अरे कितना छोटा सा प्लांट है, हम इसको क्यों डिस्ट्रॉय करें। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. उन्होंने क्या बोला, वो जो old wise bird थी उसने क्या बोला, उसने बोला कि cut it now. इसको आज डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि आज ये कैसा है, ये टेंडर है, ये सॉफ्ट है, लेकिन कल को क्या होगा, कल को ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बहुत थिक हो जाएगा, तब तुम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली द ओल्ड बर्ड वाज अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू टेल देम दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू कट इट राइट नाउ, बट व्हाट डिड दे थिंक, दैट बहुत टाइम है, इट्स ओके, इट्स हार्मलेस, हमें क्या ही हार्म करेगा ये। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. उन्होंने बोला हाँ चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन उन लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. उसके बाद उन्होंने बोला क्या हाँ देखते हैं, और फिर वो लोग भूल गए। उन लोगों ने किसी ने भी जो ओल्ड वाइज बर्ड थी उसकी जो सजेशन था उस पर ध्यान ही नहीं दिया, and they forgot about it. टाइम बीतता गया और धीरे धीरे ये जो क्रीपर था इट स्टार्टेड वाइंडिंग, मतलब ट्विस्टिंग एंड टर्निंग अराउंड द ट्री एंड स्टार्टेड बिकमिंग थिक एंड स्ट्रॉन्ग। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया जैसे कि एक मोटी रस्सी, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसके ऊपर कोई भी इजीली चढ़ सकता है। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक बार क्या हुआ, ये सारी जो पूरा जो गीस का जो फ्लॉक था वो खाना ढूंढने के लिए गया था, तभी क्या हुआ, एक हंटर आया उस जंगल में। So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. तो उसने सोचा अच्छा तो यहाँ रहते हैं वो wild geese. So now when they will return in the evening, I am going to catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got the top and spread his net there. अब वो जो creeper था उस creeper की help से hunter पूरा tree के ऊपर तक चढ़ा और वहाँ जाके उसने अपना net मतलब जाल फैला दिया। Then he climbed down and went away. उसके बाद क्या किया, वो नीचे आ गया और उसके बाद वो चला गया वहाँ से। अब उसने जाल बिछा दिया, मतलब जैसे ही जो फ्लॉक वापस आएगा, जो ग्रुप ऑफ गीस है वो सब वापस आएंगे और जैसे ही वो वहाँ पे रेस्ट करेंगे मतलब बैठेंगे तो क्या होगा, वो सब उस जाल में फंस जाएंगे। हंटर आएगा उनको उठा के लेके चला जाएगा। In the evening the geese returned home. They did not
नोटिस द नेट। अब क्या हुआ, वो लोग सब वापस आए, उन्होंने नोटिस नहीं किया, मतलब उन्होंने अटेंशन ही नहीं दिया उस नेट पे। सब लोग मस्त आए और बैठ गए। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, लेकिन जैसे ही वो ट्री के अंदर गए अपने अपने घर में जाने के लिए, दे वर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब वो सब वहां फंस गए थे। ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, दे वर कॉट। They struggled hard to get out but could not। अब उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उस जाल से निकल जाएं, लेकिन वो निकल ही नहीं पाए। Help, help, cried the geese, we are caught in the hunter's net, oh what shall we do। अब सब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हम यहाँ पे हंटर के नेट में फंस गए हैं, हे भगवान हम क्या करें। लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। डोंट मेक अ फस नाउ। अब जो ओल्ड जो वाइस बर्ड था उसने क्या कहा, अब जो है इतना हल्ला मत मचाओ। फस का मतलब क्या होता है, जब आप परेशान होकर हल्ला मचाने लग जाते हो उसको बोलते हैं फस। उन्होंने क्या बोला, अब भैया हल्ला मत मचाओ। Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened। बहुत पहले मैंने तुमको कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। अब देखो क्या हो गया है। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all। अब कल सुबह वो आएगा वापस और हम सबको मार डालेगा। We are very sorry, we did not listen to you, please tell us what to do। अब सारे गीस उसको रिक्वेस्ट करने लगे कि we are so sorry, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमने आपको मतलब लाइटली लिया, हमने बिल्कुल भी तूल नहीं दिया आपकी बात को, प्लीज हमें गाइड करो कि अब हम क्या कर सकते हैं। Then listen carefully, replied the wise bird। When the hunter comes, you must all pretend to be dead। अब उसने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, मेरी बात सुनो, कल जब हंटर आएगा तो सब लोग ऐसे प्रिटेंड करना मतलब एक्ट करना, प्रिटेंड करना मतलब पुट ऑन अ एक्ट, ऐसे नाटक करना कि तुम सब लोग जो हो वो मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल मतलब क्या करना है, बस एकदम लाई स्टिल मतलब एकदम पड़े रहना, हिलना मत, बिल्कुल भी हिलना मत। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। अब हंटर के लिए डेड बर्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो उन्हें बेच नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। अब वो डेड बर्ड्स का क्या करेगा, तो वो एक एक को उठाएगा और नीचे फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, क्योंकि डेड बर्ड्स जो होती है, कोई भी डेड जो चीज़ होती है वो बहुत हैवी होती है। अब डेड बर्ड्स का उससे कोई काम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक एक बर्ड को नीचे फेंकेगा, अपना नेट लेगा और इजीली नीचे आ जाएगा, तभी तो वो नीचे इजीली आ पाएगा, वरना कितना हैवी हो जाएगा उसके लिए। सो एंड टेक देम होम, तो वो क्या करेगा उसके बाद कि नीचे आएगा, डेड है तो उसको इतना भारी वो क्यों उठाएगा। तो हंटर क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि सब मर चुके हैं तो वो एक एक को नीचे फेंकेगा और उसके बाद अपना नेट लेगा, नीचे आएगा, फिर वो सारे डेड बर्ड्स को इकट्ठा करेगा, वहाँ से लेके चला जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away। जब आखिरी बर्ड को वो फेंक देगा, जैसे ही आखिरी बर्ड जमीन पे गिरेगी तो हम सब को उठ के तुरंत we have to fly। Now this was the plan। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up। अब मॉर्निंग में as per the plan hunter आया और ट्री के ऊपर क्लाइंब किया, लेकिन उसने क्या देखा, he looked at the geese in the net। उसने सबको देखा, नेट में जो फंसे हुए गीस थे, they are all dead। he muttered to himself। तो उसने धीरे से खुद से बोला। muttered का मतलब क्या होता है, जब आप इस तरीके से बोलते हो कि बहुत ही धीरे आवाज में, जैसे कि अपने आप से ही बात कर रहे हो कि अरे यार ये सब तो मर गए। he threw them out of the net one by one। और एक एक करके उसने वो जो नेट से सबको नीचे फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down। बर्ड्स जो थे, जैसे वाइस बर्ड ने क्या बताया था कि बिल्कुल हिलना मत, तो सब एकदम स्टिल थे, किसी ने भी कोई मूवमेंट नहीं किया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। और जैसे ही लास्ट बर्ड जमीन पे गिरी तो उसने क्या किया, तुरंत सब लोगों ने सब उठे, दे फ्लैप्ड मतलब उन्होंने अपने विंग्स को मूव किया और सब वहां से उड़ गए। So the hunter was taken by surprise। From the top of the tree he watched all the geese fly away। हंटर को समझ ही नहीं आया हुआ क्या कि अरे अभी तो मुझे लगा ये सब मर चुके हैं, और सबके सब उड़ के छू हो चुके थे वहां से। और ये कैसे हुआ, क्योंकि सब ने उस ओल्ड वाइज बर्ड की बात सुनी थी, राइट। सो दिस वॉज अ स्टोरी विच हैज़ बीन रिटन बाय शिव कुमार, और ये एक पंचतंत्र की एक स्टोरी से अडेप्टेड है।
एंड इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है जब हमें हमारे जो बड़े लोग होते हैं या जो हमारे घर में जो लोग एल्डर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, अगर वो हमें कुछ बताते हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अगर आपके पास कोई रीज़न है तो आप उनसे बात करो, पूछो कि अगर आपको वो कोई काम करने के लिए मना कर रहे हैं तो आप उनसे पूछो कि आप क्यों मना कर रहे हो। बहुत बार बड़े लोग ना सुपरस्टिशियस बातें भी करते हैं कि अरे अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब वहाँ से मत जाओ। तब यू हैव द राइट टू आस्क देम कि क्यों नहीं जाएं, क्या हो जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम एवरीबडी इज़ नॉट राइट। लेकिन बड़े लोगों के पास हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें चीज़ें समझ में आती है, वो देख के बता देते हैं कि कोई आपका अगर फ्रेंड है तो वो आपको अपलिफ्ट करेगा वो, या वो आपको जो है मतलब वो आपको हेल्प नहीं करेगा आगे बढ़ने में, या कोई सही है या कोई गलत है। तो कभी भी हमें उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए सो दैट वी कैन गेट वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। दैट वाज आवर चैप्टर गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द NCERT सॉल्यूशंस। अब हमारे पास ना बुक के पीछे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ ये सारे वर्ड्स हम चैप्टर में समझ चुके हैं। सबसे पहले हम क्विकली इनका एक रिविजन करेंगे। गीज क्या होता है? गीज मतलब प्लूरल ऑफ गूस, और गूस हमने पढ़ा था एक लार्ज फुटेड जो बर्ड होती है, एकदम वेब फुटेड बर्ड होती है, उसको हम कहते हैं गूस। अब क्रीपर क्या होते हैं? क्रीपर होते हैं प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री। क्रीपर वो प्लांट्स होते हैं जिनके खुद में स्ट्रेंथ नहीं होती, सो दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब। वाइंडिंग, वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, तो वो देखना वो हमेशा स्पाइरली मूव करते हैं और किसी भी चीज़ को होल्ड कर लेते हैं। मटर्ड का मतलब क्या होता है? स्पोकन इन अ लो टोन, धीरे से बात करना। एंड फ्लैप्ड का मतलब क्या होता है? मूव विंग्स अप एंड डाउन, राइट। आगे बढ़ते हैं और अब हम जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, सबने अच्छे से समझा है ना? सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है? और चैप्टर वैसे भी बहुत इजी था, स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब हमें ये देखना है दैट हाउ मच हैव यू लर्नड, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल देन दिस thing is going to be a piece of cake for you, because if you have understood the chapter you will be able to answer the questions. So let's begin. Where did the geese live? Geese कहाँ रहते थे? The geese lived on the top of a tree. Very easy answer. Where did the geese live? The geese lived on the top of a tree. Next question. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? अब जो old wise bird थी उसने क्यों इन लोगों को एडवाइस किया कि प्लीज तुम लोग उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो? क्यों किया था? Because the creeper in coming time, the creeper will move and it will grow strong and somebody can climb with the help of the creeper and catch the birds. That's why the old wise bird advised कि भैया इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो हम इस आंसर को चेक कर लेते हैं। The old bird advised the other birds to destroy the creeper. यहाँ तक तो हमने ले लिया पूरा क्वेश्चन से। As it would become thick and strong, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? It will become thick and strong. thick हो जाएगा मतलब मोटा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा strong हो जाएगा। And with the help of the creeper, it would be possible for someone to climb the tree. और creeper की help से क्या होगा? कोई भी easily उस tree पे चढ़ सकता है। ओके, अब हम इस आंसर को एक बार और रीड करेंगे। एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, याद भी हम फटाफट अभी कर लेंगे। The old bird advised the other birds to destroy the creeper as it would become thick and strong. ये हो गया हमारा first point. And with the help of the creeper, क्या होगा? It would be possible for someone to climb the tree. And with the help of the creeper, it would be possible for anyone to climb up the tree. That's our second answer. अब हम आगे बढ़ते हैं। Next question is, why did the geese cry help help? अब geese क्यों चिल्लाई थी help help? Because they were all caught in the net which was spread by the hunter, right? अब इस आंसर को चेक करते हैं। The geese cried help help because they were trapped in the hunter's net. Simple answer, they were trapped in the hunter's net. Okay? Next question. What did the hunter do when he thought that the geese were dead? हंटर ने क्या किया जैसे उसको रियलाइज हुआ कि अरे सारे गीस तो मर चुके हैं, तो उसने क्या किया? एक एक को उठा के नीचे फेंक दिया, राइट?
The hunter thought that the geese were dead and threw them out of the net. What did he do? The hunter thought that the geese are dead and threw them out of the net. मतलब उसने उसको निकाल के नेट से निकाल के नीचे फेंक दिया. Next question, why did the geese pretend to be dead? Okay, so geese ने क्यों pretend किया, क्यों ऐसे act किया कि सबके सब मर चुके हैं? Because they had a plan. What was the plan? The geese pretended to be dead so that they might escape. अब ये प्लान जो था, ये कोई भी प्लान जो होता है वो फुल प्रूफ नहीं होता, राइट? there is 1% of chance और 10% of a chance कि वो हंटर जो है उसको समझ में आ जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे? So that they might escape. Please don't write कि so that they can escape. They might escape मतलब पॉसिबिलिटी थी कि वो भाग सकते हैं. The geese pretended to be dead as the hunter would not want dead birds and hence will throw them to the ground. अब ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि the geese pretended to be dead. geese ने क्यों pretend किया? Because hunter को नहीं चाहिए होंगे. hunter would not want dead birds and अब hunter को dead birds नहीं चाहिए होंगे. So hence इसीलिए he will throw them to the ground. वो उनको जमीन पे फेंक देगा. he will throw them to the ground. and that's our answer. इस आंसर को हम एक बार और समझेंगे. The geese pretended to be that so that they might escape. The geese pretended to be dead as the hunter would not want dead birds and hence he will throw them out of the net to the ground. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड थे. अब आती है थोड़ी क्रिएटिविटी की बारी. पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. अब इसमें है ना, you can write about any incident. Maybe you did not complete your homework and your teacher scolded you. Maybe you did not, do something that your parents asked you to and you got scolded because of it. Anything. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो. Once I was on vacations, I had much homework, but I forgot to complete. Last day it was very difficult to complete. अब यहाँ पे हम I was in great trouble. My mother helped me to complete my homework. I got a good lesson that day. अच्छा, ये तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि हमको जैसे समर वेकेशंस होते हैं या विंटर वेकेशंस होते हैं और हमको बहुत सारा होमवर्क मिलता है. हम क्या करते हैं? अरे अभी तो 2 महीने बचे हैं, अरे अभी तो पूरे 15 दिन बचे हुए हैं, कौन अभी से, मैं तो कर लूँगा, अरे कर लूँगा. और क्या होता है, स्कूल जाने के एक दिन पहले आता है, ओ नो मैंने तो ये होमवर्क ही नहीं किया. और उसके बाद मम्मा से मस्त वाली डांट पड़ती है और लास्ट में मम्मी को भी हेल्प करनी पड़ती है और हमको रियलाइज़ होता है काश हमने थोड़ा पहले कर लिया होता तो आज की पूरी नाइट है जिसमें हम लिखे जा रहे हैं हमें इतना वर्क नहीं करना पड़ता. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. ओके, सो हम इस एग्जाम्पल को एक बार और देखेंगे. Once I was on vacations, I had much homework, but I forgot to complete. लेकिन मैं भूल गया complete करना. Last day it was very difficult to complete. और जब last day करना पड़ा तो बहुत मुश्किल हुई. I was in great trouble. मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई. My mother helped me to complete my homework. मम्मा को help करनी पड़ी. I got a good lesson that day. और उस दिन मुझे एक सबक मिला कि नहीं, हमें हमेशा अपना जो काम है उसे टाइम पे करना चाहिए. अब इसमें ना आप लोग अपने हिसाब से कोई भी आंसर लिख सकते हो. आपके साथ रिसेंटली हुआ होगा और सबके साथ होता है. ये मत बोलना कि नहीं मैम मैं तो सारे काम टाइम पे करता हूँ. अगर मतलब लिटरली ऐसा कोई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं अपने सारे काम टाइम पे करता हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं करती थी. अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट. पहला क्वेश्चन, द ट्री वॉज ऑन द हाउस of a flock of the tree was the house of a flock of parrots. पैरट्स का घर था ट्री के ऊपर? नो. किसका घर था? गीस का घर था. The wise old bird wanted the creeper to be destroyed. वो जो वाइस बर्ड था, वाइस ओल्ड बर्ड था, क्या वो चाहता था कि ये जो पूरा जो ट्री क्रीपर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए? यस, वो चाहता था कि ये क्रीपर डिस्ट्रॉय हो जाए. The hunter climbed the tree with the help of a ladder. अब हंटर जो है वो ट्री के ऊपर क्या एक सीढ़ी से चढ़ा था? नहीं, वो तो क्रीपर की हेल्प से चढ़ा था. तो ये हमारा स्टेटमेंट इज फॉल्स.
When caught in the net, the foolish birds began to weep. और जैसे ही वो लोग सब लोग फंस गए, सब लोग रोने लग गए. Yes, they all started crying कि oh my God, help, help, help. The wise old bird helped them to escape. Wise old bird ने help किया था उनको वहाँ से भागने के लिए. Yes, he helped. So these are our answers. और ये है हमने सब कर लिए हैं. हम आगे बढ़ते हैं. अब भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ. अब हमारे पास एक और बहुत ही वंडरफुल छोटी सी स्टोरी है. द एंट एंड द डव. ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन. अब एक एंट थी जो घर जा रही थी और उसने अपने रास्ते में क्या देखा? एक बहुत अमेजिंग सा फाउंटेन है. फाउंटेन मतलब क्या होता है? जैसे जो पानी का जो फव्वारा होता है ना, इस तरीके से वो था. He crawled on to its wall to take a closer look. अब उसको वो देख के बहुत अमेजिंग लगा, तो क्या किया उसने? वो और पास गया, एकदम पास से देखने के लिए. Then what happened? Suddenly he slipped and fell into the water. अब जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है, देखा है कि छोटे बच्चे को लगता है कि वाओ कितना ब्यूटीफुल है, पीछे से पेरेंट्स बोलते रहते हैं उतना पास मत जाओ, उतना पास मत जाओ, लेकिन वो जाते हैं. समटाइम्स दे मीट विद सम एक्सीडेंट एज वेल. और यहाँ पे भी उस एंट के साथ क्या हुआ? वो इतना ओवरवेल्म था, इतना अट्रैक्ट हो गया था फाउंटेन से कि वो उसके पास गया, लेकिन वो उसमें डूब गया. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. अब वो वहाँ पे पानी में, अब उसको तैरना तो आता नहीं था, तो he gurgled मतलब उसने बहुत कोशिश की अपने आप को ऊपर लाने की. वो एकदम पैनिक मतलब वो बहुत परेशान हो गया और उसने अपने हाथ पैर खूब मारे ताकि वो उधर से निकल जाए. Help! I can't swim! He cried. अब वो चिल्लाने लग गया, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तैर नहीं सकता. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. And fortunately, मतलब luckily उसी moment पे ऊपर से एक bird जा रहा था, एक dove जा रहा था. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. उसने क्या देखा कि एक बहुत छोटी सी ant है जो डूब रही है, तो उसने क्या किया? तुरंत वो एक nearby जो tree था उसके पास चला गया. Drowning का मतलब क्या होता है? डूब जाना. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. उसने क्या किया? उसने एक लीफ को तोड़ा और उसको पानी में डाल दिया. Here you are, she cooed and flew away. उसके बाद जैसे ही अब लीफ आ गई तो क्या हुआ? एंट उसके ऊपर चली गई, तो उसने बोला अरे ये लो, और उसके बाद वो चली गई वहाँ से. Now this is from the Aesop's fables. मतलब ये जो और भी जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की स्टोरी है, तो एक और जो फेबल है उसका नाम होता है Aesop's and it has been got from there. Now इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि हम कभी कभी ज़रूरी नहीं है जब हम किसी की मदद करते हैं, when we help someone, you can help someone unconditionally. The bird was not getting anything from this help, but still the bird helped. Why? Because it had a good heart, because it was very helpful and kind in nature. So that was our story, and now we are going to start with some of the questions based on this story. So guys, here we are done with this question. लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे questions हैं और बहुत interesting questions हैं. इस question में है कि अब हम let's listen वाला जो section है उसे कर रहे हैं. We have been given a story, the ant and the dove. कुछ लोगों ने सुनी भी होगी ये story, और इस story के base पे we have got certain questions and we have to solve them. So let's start reading our story. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. He crawled onto its wall to take a closer look. अब यहाँ हम बात करें एक ant की, एक चींटी की. So there was an ant which was going way, like going back to his home. अब जब वो वहाँ जा रहा था, रास्ते में उसने क्या देखा? एक बहुत अमेजिंग स्पार्कलिंग सा फाउंटेन देखा. फाउंटेन मतलब क्या होता है? पानी का फव्वारा. अब उसको बहुत अच्छा लगा वो देख के, तो उसने क्या किया? वो क्रॉल किया उसने उसके वॉल के ऊपर. मतलब जैसे कि अगर मान लो ये फव्वारा है पूरा, तो इसके आजू बाजू एक पूरी वॉल थी, इस तरीके की एक पूरी जो है इसके आजू बाजू वॉल थी. तो उसने क्या किया? इस वॉल के ऊपर क्रॉल किया ताकि उसको एक क्लोजर लुक मिले, मतलब उस फाउंटेन को वो पास से देख पाए. लेकिन क्या हुआ? Suddenly
he slipped and fell into the water. अब वो इतना पास गया पानी के, अब पानी क्या होता है, वॉल पे भी पानी के छींटे गिरते हैं, तो वो बहुत स्लिपरी हो गई. So the ant fell into the water. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. अब उसने बहुत कोशिश की कि वो बाहर आ जाए, पैनिक हुआ, वो पैनिक मतलब परेशान हो गया, gurgled मतलब उसने बहुत हाथ पाँव मारे लेकिन कुछ नहीं हो पाया. Help, I can't swim, he cried. उसके बाद वो जोर से चिल्लाया, क्या, कि मैं नहीं तैर सकता, कोई मदद करो मेरी. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. और fortunately, luckily, उसी moment पे there was this bird, a dove, a white dove. It was flying by, मतलब वो ऊपर से उड़ के जा रहा था. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. उसने क्या देखा कि जो हमारी tiny सी ant है वो डूब रही है. Drowning का मतलब क्या होता है? Drowning का मतलब होता है डूबना. तो उसने देखा कि जो हमारी tiny सी ant है वो डूब रही है, तो तुरंत उसने क्या किया, वो एक पास में जो पेड़ था उसके ऊपर जाके बैठी. She pulled off a leaf and let it glide down the ant. तो उसने क्या किया, उसने एक पत्ती तोड़ी वहां से और जहां पे एंट डूब रही थी वहां जाके उस पत्ती को रख दिया. Here you are, she cooed and flew away. अब यहाँ पे जैसे ही पत्ती दिख गई, तो पत्ती जो होती है, एक जो लीफ होती है, it doesn't drown, और वो फ्लोट करती है, मतलब वो डूबती नहीं है, वो सिर्फ तैरती रहती है पानी के ऊपर. तो क्या हुआ, जैसे ही उसे मिली, एंट जो थी वो पत्ती के ऊपर आके बैठ गई. एंड देन बर्ड, व्हाट डिड द बर्ड से, डव ने सिर्फ इतना कहा, चलो ये लो, और वो जैसे ही पत्ती के ऊपर आ गई, इट कूड अवे, मतलब उसने एक आवाज निकाली, लाइक यू नो शी वाज हैप्पी दैट शी हेल्प्ड द एंट एंड शी फ्लू अवे. दैट वाज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी. लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है, दैट वी शुड बी काइंड टू ईच अदर. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो बदले में आपको कुछ मिल रहा है. जैसे हम कहते हैं अनकंडीशनली भी हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि उस बर्ड ने उस एंट की. अब इस पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट? अब जो डव थी उसने क्यों हेल्प किया एंट का? क्यों, उसको कुछ मिल रहा था बदले में? नहीं. बिकॉज द डव वॉज काइंड एंड कुड नॉट लेट एंट ड्राउन. क्योंकि जो डव थी वो बहुत काइंड थी और वो नहीं चाहती थी कि एंट डूब के मर जाए. सो व्हाट इज आवर आंसर? बिकॉज द डव वॉज काइंड एंड कुड नॉट लेट एंट ड्राउन. ड्राउन का मतलब डूब जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? अब तुम्हें कैसा लगता है, जैसे ही एंट ने वो लीफ देखी होगी उसे कैसी फीलिंग आई होगी? उसको कितनी थैंकफुल फीलिंग आई होगी, उसको कितना, उसने भगवान को, उस डव को कितना ज़्यादा थैंक यू कहा होगा, क्योंकि अगर वो लीफ उसे नहीं मिलती तो वो तो मर जाती, ड्राउन कर जाती वो. सो हमारे पास आंसर क्या है? I think the ant felt relieved on finding the leaf. Like thank God. Relieved का मतलब क्या होता है? When you are, जैसे आप बहुत परेशान हैं and suddenly you are relieved, मतलब आप एकदम लाइट फील करने लग जाते हैं, आपको लगता है thank God मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया. So the ant was relieved on finding the leaf. Next question है, have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब किसी चीज़ के कारण आप किसी ट्रबल में आ गए हो? मे बी आप कोई काम कर रहे हो, सही तरीके से नहीं किया, या फिर अपनी क्यूरियोसिटी के कारण कहीं किसी ट्रबल में आ गए हो और आपकी किसी ने हेल्प करी है. तो अब यहाँ पे आप अपने आंसर्स लिख सकते हो. राइट योर ओन आंसर. इट वुड बी सो गुड. ओके, maybe, you know, we all go through some or the other ups and downs in life. So if you have encountered anything like that, then write about it. And now here you have an example. Yes, one day I left my pen at home. It was a test day. Now one day what happened, I left my compass box, or I left my pen, or I left my pencil at home, and it was a test day. I was panicked. मतलब मैं बहुत panic कर रहा था. Luckily, my class teacher saw me. She gave me her own pen, and luckily, my class teacher saw me and she gave me her own pen so that I can write, because it was a test day. I could not talk to the people around me, and that's how I was saved. Now, this was a very tiny, simple example. If you want to give better examples, you're most welcome. Let's move on to the next question. Now we have to work in pairs. अब हमारे पास तो पेयर है नहीं, तो आपका और मेरा पेयर बनाते हैं, and let's start doing these questions. Ask your friend questions about all the things he does.
use question words such as where, what, how, who, when and why. Now we know that these words are called question words. Question words क्या होते थे? क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्या, ये सारे questions होते हैं. So these all are your question words. ठीक है, कौन कौन से हैं? Where, what, how, who, when and why. Where मतलब कहाँ, what मतलब क्या, how मतलब कैसे, who मतलब कौन, when मतलब कब and why मतलब क्यों. अब हमको ये वर्ड्स को यूज करना है एंड यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड ऑल द क्वेश्चंस लाइक आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. अब ये सोल्यूशन है, ये आंसर है. आंसर क्या दिया मैंने? आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. अब इसका हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि तुम टीवी कब देखते हो? व्हेन डू यू वॉच टेलीविजन. अब हम आगे देखते हैं. आई प्ले गेम्स. तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आप क्या खेलते हो? व्हाट डू यू प्ले. आई कलेक्ट स्टैम्प्स. What do you collect? I play in the ground. अब वो बता रहा है कि मैं ग्राउंड में खेलता हूँ. क्वेश्चन क्या बनेगा? Where do you play? On Sunday I go shopping. तो अब हम ये पूछ सकते हैं What do you do on Sunday? और आप ये भी पूछ सकते हो When do you go for shopping? Okay? So यहाँ पे हमारे पास आंसर्स हैं. How do you play? Okay? Now I play games. इसका how do you play नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा What do you play? ओके इसका क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट डू यू प्ले. आई कलेक्ट स्टैम्प्स. व्हाट डू यू कलेक्ट. आई प्ले इन द ग्राउंड. वेयर डू यू प्ले. ऑन संडे आई गो फॉर शॉपिंग. अब इसमें दो हो सकते हैं, एक तो व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग और व्हाट डू यू डू ऑन संडेज. ओके अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ. अब ये सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे. लाइक व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज स्वाति. व्हाट्स योर नेम? यू हैव टू टेल मी. What languages do you speak? So I speak Hindi and English. What languages do you speak? So you have to write for your own. How old are you? So I'm 10 years old. अब आप लोग अगर 40-50 years के हो तो आप लिख सकते हो. Next question is which is your favorite food? My favorite food is kheer and halwa. And some South Indian food and some Chinese and some momos and some ice creams and cakes and cheesy dips and pizzas and okay let's stop over here. जो भी आपका favorite food है वो आप लिख सकते हो. Where did you go yesterday? Yesterday was Holi and I did not go anywhere. But it's a question for you. You can write yesterday I went to my tuition class. Yesterday I went to the mall. Yesterday I went to the park. Or I went to the market yesterday. Next question is which country do you belong to? I belong to India. Next is where do you go? When do you go to sleep? आप सोने के लिए कब जाते हो? So I go to sleep at 10 p.m. And you have to make sure that you do not sleep later than 10:30 because you guys are kids. You need at least 8 to 9 hours of sleep. So don't stay up till 11:30 or 12. Okay. Next question is why do you drink milk? I drink milk to be healthy. Next is in groups of 5 discuss what would you do if you were caught in the following situations. अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. इसमें क्या है कि आपको ग्रुप बनाना है 5 लोगों का एंड आपको सिचुएशंस दिए जा रहे हैं. ओके और आपको बताना है कि अगर आप इनमें से किसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते. तो सब अपना अपना बताएंगे, मैं ये करता, मैं वो करता. So your friend falls in the play field and is hurt. Suppose you all are playing cricket or basketball or volleyball or any other game. And suppose your friend has fallen down and he is hurt. What would you do? So you would help the person, you would provide him with the first aid or you would call some elder to help you. So this is what you have to write. I will take him to the hospital. Okay. So now since I am like a grown up, I have written I will take him to the hospital. What can you write? You can ask some elder to help you. Next is you are trapped in a fire. आग लग गई है पूरे घर में. अब अपने आप को कैसे बचाओगे? I will try to escape and call the fire station. अब क्या करोगे आप? पहले तो आप वहाँ से खुद भागने की कोशिश करोगे और उसके बाद आप फायर स्टेशन को कॉल करोगे. नेक्स्ट है यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. अब आप बहुत बुरे से ट्रैफिक जैम में फंस गए. वहाँ क्या कर सकते हो? अब वहाँ हॉर्न बजाने से तो कुछ होगा नहीं. I will wait for the jam to be cleared because you don't have any other option. Maybe you will listen to some songs in your car or if you're on your bike तो बस खड़े करके सोचोगे कि कब ये जैम क्लियर होगा और कब मैं यहाँ से जाऊँगा. Next is okay
Those questions are over. We have something else now. The words in the clouds describe something or someone in the story. Name them in the blanks provided. Make sentences of your own with the words given in the clouds. अब यहाँ पे word है wise. अब ये wise हमारी जो Flying Together स्टोरी थी उसमें किसके लिए यूज हुआ है? ओल्ड बर्ड के लिए यूज हुआ है. केयरलेस, केयरलेस किसके लिए यूज हुआ है? जो पूरा ग्रुप था गीस का उनके लिए यूज हुआ है. तो अब हमें इन वर्ड के मीनिंग्स लिखने हैं, मतलब उनका लिखना है हमें कि किससे है. जैसे अब यहाँ पे है थिक एंड स्ट्रॉन्ग. थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या था? थिक एंड स्ट्रॉन्ग वो क्लाइंबर था. फुलिश, फुलिश कौन थे? फुलिश थे द ग्रुप ऑफ गीस. और टॉल, टॉल क्या था? टॉल था हमारा ट्री. अब हम इसके आंसर्स कैसे लिखेंगे? इस तरीके से हमें इसके आंसर्स लिखने हैं कि वाइस क्या था? ओल्ड बर्ड, एंड द ओल्ड बर्ड वॉज वाइस. अब हमने इसका एक सेंटेंस फॉर्म कर दिया. केयरलेस कौन थे? गीस. द गीस वर केयरलेस. थिक एंड स्ट्रॉन्ग. क्रीपर वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग. द क्रीपर बिकेम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. फुलिश, फुलिश कौन थे? Geese. I am not a foolish girl or boy. Now you do not have to make sentences with these two, you have to make sentences with these words, okay? Next is tall, tree. So it was a very tall tree, or I am a very tall girl, or the building is very tall. So you have to create a sentence using the word tall. So we are done with this question over here. Now let's write. Here are some answers about the given picture. The color of the ant is black. It lives on land. It has 2 long antennae. It crawls on the ground. It eats sugar. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है? अब फ्रेम करो. यहाँ पे अभी हमने जितने भी देखे तो मान लो कि एक एंट है, जो अभी हमने एक पिक्चर देखा था पहले, तो हमें बता दिया है एंट का कलर ब्लैक है. वो कहाँ रहती है? लैंड पे रहती है. उसके कितने एंटेना हैं? 2 एंटेनाज हैं. वो ग्राउंड पे क्रॉल करती है और वो क्या खाती है? शुगर खाती है. अब आपको क्या करना है? इनके क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. तो हम इसके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे? इस तरीके से. द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक. व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट? हम यहाँ पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चन वर्ड्स पे बेस्ड है. ठीक है. सो द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक. क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट. नेक्स्ट क्या है? It lives on land. तो वो कहाँ रहती है? Where does it live? अब ant जो है, ant singular है, तो यहाँ पे हम does यूज करेंगे क्योंकि lives है ना. सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में does यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या है? It has 2 long antenna. So how many antenna it has? It has. So how many antenna it has? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? It crawls on the ground. मतलब वो कहाँ क्रॉल करती है? तो how does it move on the ground? वो क्रॉल कर रही है ग्राउंड पे, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि वो ग्राउंड पे कैसे मूव कर रही है? How does it move on the ground? Next question is it eats sugar. क्वेश्चन क्या हो सकता है? What does an ant eat? S नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी S है, तो हम यहाँ पे S नहीं लगाएंगे. What does an ant eat? Okay? ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस. अब बढ़ते हैं आगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. आगे बढ़ते हैं. Fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, in, into, with. One has been done for you. अच्छा, before we move, we have to understand a very important question, that what are prepositions? When we talk about prepositions, अब prepositions अगर ये word देखोगे तो इसमें 2 words हैं, pre और position. मतलब जो भी वर्ड्स आपको 2 चीज़ों की एक दूसरे के रिलेशन में पोजीशन बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज दिस टेबल. ओके, सपोज देयर इज दिस टेबल एंड नाउ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल वी हैव गॉट अ बॉल. व्हाट वुड यू से? द बॉल इज ऑन द टेबल. अगर बॉल यहाँ है तो बॉल इज under the table. अगर बॉल यहाँ होती the ball is beside the table. अगर बॉल यहाँ से मूव होती the ball went over the table. बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है? बॉल का टेबल के साथ रिलेशन बताया है in terms of
पोजिशन, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस. व्हाट डू यू कॉल देम? वी कॉल देम प्रीपोजिशंस. अब प्रीपोजिशंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें मेजरली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीपोजिशंस, सो वी हैव प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, ये 3 प्रीपोजिशंस होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम बात करते हैं टाइम की, सो टाइम में आता है हमारे पास इन, ओके, ऑन और एट. जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूं कि आई विल कम इन मे, ओके, क्योंकि मे इतना बड़ा है. अब तुम्हें एग्जैक्टली स्पेसिफिक पता है? नहीं. जब हम एकदम जनरल की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं इन. जब हम थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, आई विल कम इन मे ऑन 27th. अब 27th मे को, तो अब 27th में 24 आवर्स हैं, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक हुआ ना, 27th एक ही है. सो आई कम इन मे ऑन 27th एट 8 o'clock. एट मतलब एकदम स्पेसिफिक. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है, जिसमें सबसे ऊपर जो आता है वो आता है इन. अगर हम स्पेसिफिक होते हैं तो आता है ऑन, और जब हम एकदम स्पेसिफिक हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं एट. अब ये अगर आपको अच्छे से समझना है, सो वी हैव ऑलरेडी गॉट सम videos made on prepositions, so you can go and find those slides, find those videos and understand it properly. अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. सो अगर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ हमें कौन कौन से prepositions दिए हैं? टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू एंड विथ. तो मैं आपको इन प्रपोजिशंस को एक बार क्लियर कर देती हूँ कि इन प्रपोजिशंस का यूज क्या होता है. ठीक है, सो फर्स्ट है टू. आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं मार्केट जा रहा हूँ. तो यहाँ पे जब मैं अपनी स्पेसिफिक लोकेशन बता रही हूँ, जैसे कि मान लो ये एक मार्केट है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ. अब मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं मार्केट जा रही हूँ. अच्छा, टू और टूवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि मान लो कि मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूँ. मान लो मुझे यहाँ पे कहीं मेरे एक फ्रेंड का घर है, मुझे वहां जाना है, तो मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट. क्या हुआ? मतलब टूवर्ड्स का मतलब मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूँ, और टू का मतलब क्या होता है? मैं उस जगह पे जा रही हूँ. सो ये हो गया पहला पॉइंट. अब दूसरा है एट. एट मतलब जब मैं टाइम की बात करती हूँ, टाइम मतलब जब मुझे स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही हूँ कि मैं टाइम मतलब 8 o'clock, 9 o'clock, 7:30, 5 o'clock, तब मैं यूज करती हूँ एट. और जब मुझे प्लेस के बारे में बात करनी है, तब जब मैं एकदम स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, कहाँ पे हो? आई एम एट माई होम, आई एम एट माई क्लास, आई एम एट माई डेस्क, आई एम एट द शॉप. अब जब मैंने बोला आई एम एट द शॉप, मतलब मैं शॉप के अंदर नहीं हूँ, मैं शॉप के बाहर कहीं पे खड़ी हुई हूँ. ओके, तो मैं शॉप पे हूँ, मतलब मैं एग्जैक्टली अपनी पोजीशन बता रही हूँ, तो हम वहां यूज करते हैं एट को. नेक्स्ट आता है ऑफ. ऑफ का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो दिस इज अ क्यूब, ओके, मान लो दिस इज अ क्यूब और दिस इज अ बॉक्स. सो देयर वाज अ कैट ओवर दिस, ओके, देयर वाज अ कैट. द कैट जम्प्ड ऑफ द बॉक्स. मतलब आप किसी पे बैठे हुए हो, कोई चीज किसी पे रखी और वो वहां से जंप कर गई या वो वहां से हटा दिया, तो उसको बोलते हैं ऑफ, OFF. द कैट जम्प्ड ऑफ द बॉक्स. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऑन. ऑन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी है और वो दोनों एक दूसरे के टच में है. फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पेन है, इट इज ऑन माई हैंड. क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से टच में है. इन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर होना. लेकिन हम बड़े से स्पेस की बात कर रहे हैं. जैसे कि मान लो एक कबर्ड है, तो मैं बोलूंगी माई क्लोथ्स आर इनसाइड द कबर्ड, क्योंकि वो चारों तरफ से क्लोज्ड है. माई पेन इज इन द बॉक्स, और लाइक माई पेन इज इन माई रूम, और माई क्लोथ्स आर इन माई रूम, और माई फर्नीचर इज इन माई रूम. सो आप वहां पे बड़े स्पेस की बात कर रहे हो, तब हम बात करते हैं इन की. अब आता है इनटू. इनटू का मतलब होता है जब कोई मूवमेंट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज देयर इज अ जार, ठीक है, सपोज देयर इज अ जार. अब उस जार में द पेन इज गोइंग इनटू द जार,
मतलब वो जा रहा है, तब हम यूज करते हैं इनटू। द पेन इज गोइंग इनटू द जार। लेकिन अगर वो जार के अंदर रखा हुआ है तब मैं बोलूंगी द पेन इज इन द जार। और अगर वो जार टोटली क्लोज्ड है तब मैं बोलूंगी द पेन इज इनसाइड द जार। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज विथ, मतलब किसी चीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग द ब्रेड विथ जैम और आई एम ईटिंग ब्रेड विथ पीनट बटर। तो अब हम इसके क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। That this tree was the home of a flock of wild geese. Of wild geese, किसका है ये? wild geese का घर है। of मतलब इस चीज का, यहाँ पे OF यूज किया हमने, OFF यूज नहीं किया है। He noticed the creeper dash the foot of the tree. अब उसने कहाँ देखा उसको? उसने नोटिस किया। So he noticed the creeper at the foot of the tree. एट द फुट ऑफ द ट्री, क्यों? जैसे ये आपका एक बहुत ही टॉल ट्री है, ठीक है, तो उसने क्या देखा? यहाँ पे कहीं पे उसने एक छोटा सा क्रीपर देखा। एट द फुट ऑफ द ट्री मतलब ट्री के पास। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, टू डिस्ट्रॉय, इस चीज को करना गलत होगा, तो टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, मतलब वो कहीं से आए और अंदर हो गए, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्शन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, समथिंग विच इज हैपनिंग, इसीलिए हमने बोला इनटू द ट्री। नेक्स्ट इज द बॉय रैन विथ द डॉग, मतलब वो अपने डॉग के साथ भागा। विथ का मतलब क्या हो गया? के साथ। द फ्रॉग्स जम्प्ड इनटू द वेल, फ्रॉग्स ने कहाँ जंप किया? वेल के अंदर जंप किया, मतलब राइट नाउ दे आर डूइंग इट, सो विल से इनटू द वेल। द गर्ल वाज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाइसिकल, क्या देख के? टू सी हर न्यू बाइसिकल, वो थ्रिल्ड हुई अपनी बाइसिकल को देख के। द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट, अब वो कहाँ फंस गए? मतलब जैसे ही वो बैठ गए, अब वो मूव नहीं कर रहे, तो वो कहाँ फंस गए? वो नेट में फंस गए। द चिल्ड्रन वॉक्ड ऑन द ब्रिज, अब वो ब्रिज के ऊपर वॉक कर रहे हैं, तो द चिल्ड्रन वॉक्ड ऑन द ब्रिज। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। लेट्स गो अहेड, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमारे पास एक पैराग्राफ है यहाँ पे और ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनको यूज करते हुए हमें देखना। ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। अराउंड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास ये एक बॉक्स है और यहाँ पे एक बॉल है, तो जब वो बॉल इस तरीके से पूरे इसमें मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स। द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब है जैसे सपोज ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, इस रोड के इधर पे मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे एक शॉप जाना है, जो शॉप है यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँगी? ये जो रोड है मेरी, द शॉप इज अक्रॉस द रोड, मतलब मुझे किसी चीज को क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा, तब मैं बोलती हूँ अक्रॉस। सो द शॉप इज अक्रॉस द रोड। अब आता है विथ। विथ मतलब साथ में, ये हम पढ़ चुके हैं। अलोंग, अब अलोंग का मतलब क्या होता है? मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोलते हैं ना, अरे ये रोड के साथ साथ चले जाओ, आगे जाके टर्न ले लेना, मतलब आई एम वॉकिंग along with the road, or I'm walking along with my younger brother, or I'm walking along the beach, मतलब किसी चीज के साथ साथ जाना। अब आता है टू। टू का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। आफ्टर, आफ्टर मतलब किसी के पीछे जाना। She was like my daughter was coming after me, मतलब वो मेरे पीछे आ रही थी। Next to मतलब उसके साइड में। For example, my house is next to my mother's house. Into भी मैं बता चुकी हूँ, मतलब किसी चीज के अंदर आना। एंड देन फ्रॉम मतलब किसी चीज से जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज कमिंग फ्रॉम द शॉप, मैं शॉप से आ रही थी। अब हमें इन वर्ड्स का देखना है कि हम इन वर्ड्स को किस तरीके से प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग डैश द बैंक ऑफ द रिवर। अब बैंक ऑफ द रिवर मतलब उस रिवर के बैंक के साथ साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे? अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर I saw my friend running dash the field. He was calling my name and waving. I saw my friend running. मैंने क्या देखा कि जो मेरा फ्रेंड है
He was running across the field, मतलब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा फील्ड है, मैं यहाँ पे रिवर किधर पे चल रही हूँ, मेरा फ्रेंड वहां से दौड़ते हुए आ रहा था, across the field. He was calling my name and waving to me, मतलब वो मेरा नाम पुकार रहा था और वेव कर रहा था. I stopped and waited, मतलब मैं रुका और मैं उसका वेट कर रहा था. After some time, मतलब कुछ देर बाद, he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. All around the town मतलब मैं पूरा जो शहर था वो घूम लिया तुम्हें ढूंढते हुए. So all around the town. Next one is, I have some exciting news to share with you. मुझे तुम्हारे साथ कोई न्यूज शेयर करनी है. Do you remember the old house next to the neem tree? मतलब जो ट्री के साथ जो लगा हुआ ओल्ड हाउस था उसको तुम्हें याद है? Guess who is moving into that house? कौन उस ट्री मतलब कौन उस हाउस में मूव कर रहा है, मतलब कौन उस हाउस में जा रहा है? जनक दास द ग्रेट मैजिशियन. नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम, मतलब हम उससे काफी सारे मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं. Okay, so here we are done with this particular question and now let's move ahead. So moving on to our next question, fill in the blanks given below with question words. अब हमें वापस question words को ही use करना है. ये लोग ना अपन को इतने सारे questions दे रहे हैं ताकि अपन question words में एकदम सही हो जाए, superb हो जाए, तो हम हो जाएंगे. Okay, for example, where do you live? So dash do you play? तो क्या आएगा यहाँ question word? What do you play? आप क्या खेलते हो? Dash do you get up? आप कब उठते हो? So when do you get up? Do you have for breakfast? तो आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? क्या को क्या कहते हैं हम? What do you eat for breakfast? Do you go to school? स्कूल कब जाते हो? When do you go to school? Do you like best in the school games, art or music? मतलब इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है? तो क्या को क्या बोलेंगे again? What? Dash is your birthday. आपका बर्थडे कब है? When is your birthday? Do you want for your birthday? आपको अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए? What do you want for your birthday? And the answers are very simple and these are your answers. So next question. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? Well, there is no hurry. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. So this is where the wild geese live. अब हमें क्या क्वेश्चन में करना क्या है? Who said this? To whom was it said? And when was it said? जो भी ये दो चीजें हमें दी हुई है, हमें क्या बताना है? किसने कहा, किससे कहा और कब कहा. तो पहला क्वेश्चन क्या है? Well, there is no hurry. The creeper is very small. अरे अभी तो बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, क्रीपर तो अभी बहुत छोटा है. ये किसने कहा था? ये गीस ने कहा था. किससे कहा था? ओल्ड वाइल्ड गूस से कहा था. एंड कब कहा था? जब क्रीपर बहुत छोटा था. सेकेंड है, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव. ये किसने कहा था? ये हंटर ने कहा था. किससे कहा था? खुद से कहा था. अब वो जब जंगल में गया था तब कहा था. तो हमें इस तरीके से इन आंसर्स को लिखना है. हु सेड दिस? तो फर्स्ट वाले में गीस ने कहा था. किससे कहा था? वाइल्ड ओल्ड बर्ड से कहा था. और कब कहा था? व्हेन द क्रीपर वाज स्मॉल. जो दूसरा ये वाला, वेल देयर इज नो हरी. और जो सेकेंड वाला है, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, ये किसने कहा था? ये हंटर ने कहा था. खुद से कहा था. कब कहा था? व्हेन द हंटर केम फॉर हंटिंग. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? प्रोवर्ब्स होती हैं कहावतें, जो बेसिकली दे आर वाइज सेइंग्स. जैसे बोलते हैं ना कि डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. मतलब अब जब कोई गलती हो चुकी है उस बारे में रोने का कोई मतलब नहीं है, वो उस बारे में कोई फ़ायदा नहीं है. ये सब क्या है? ये सब वाइज सेइंग्स हैं जो कि बहुत बड़े हमारे जो फोर फादर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने लिखा है. तो उन्हें हम कहते हैं प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट वाइज सेइंग्स. फॉर एग्जाम्पल, लुक बिफोर यू लीप. लुक बिफोर यू लीप का मतलब क्या होता है? लीप का मतलब होता है छलांग मारना. दिस मीन्स दैट वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. कूदने के पहले देखो तो कहाँ कूद रहे हो. कांटों के ऊपर कूद रहे हो, पानी में कूद रहे हो, मतलब तुम सरवाइव कर पाओगे या नहीं. इसका मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचो. और ये क्या है? ये एक्सपीरियंस के बाद एक वाइज सेइंग है जिसे हम प्रोवर्ब कहते हैं. Here are some popular English proverbs. Read them aloud together and discuss what each could mean. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ proverbs हैं
जैसे कि है पहला ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड मतलब क्या होता है कि ओल्ड सोना है, इसका मतलब ये कि कोई चीज जितनी पुरानी होती है वो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज यू सो शैल यू रीप। सो का मतलब होता है बोना और रीप का मतलब होता है उगना, मतलब जो बोगे वो पाओगे। मतलब अगर आप कैक्टस बोगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे या एकदम बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स मिलने लग जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसका मतलब कि अगर आप यूनाइटेड हो, अगर आप साथ में हो, वो ही सबसे बड़ी ताकत है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, इसका मतलब अगर हम साथ हैं तो हम स्ट्रांग हैं, हम खड़े हैं, लेकिन अगर हम डिवाइड हो गए, मतलब हम अगर अलग अलग हो गए, देन वी फॉल, मतलब तब हम सक्सेस नहीं पा पाते। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, इसका मतलब क्या होता है कि एक दोस्त जो आपकी ज़रूरत के टाइम पे आपके काम आए वही एक सच्चा फ्रेंड होता है। तो इसके मीनिंग्स देख लेते हैं हम। ओल्ड इज गोल्ड का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स ओल्ड थिंग्स आर ऑल्सो प्रेशियस टू अस। एज यू सो शैल यू रीप, मतलब इट मीन्स दैट इफ यू डू गुड यू विल गेट गुड एंड इफ यू डू बैड यू विल गेट वर्स इन द फ्यूचर। नेक्स्ट इज यूनिटी स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मीन्स दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एज ए यूनियन एंड वीक इफ वी आर अलोन। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल का मतलब क्या होगा? इफ वी रिमेन यूनाइटेड इफ वी रिमेन वन नो वन कैन डिफीट अस, मतलब अगर हम सब साथ में हैं तो हमें कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मतलब द बेस्ट फ्रेंड इज हु रिमेन्स विथ यू इन गुड एंड बैड। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आपके साथ वो है, लेकिन आपका बुरा वक्त आया, इफ़ यू आर इन अ प्रॉब्लम और इफ़ यू आर लाइक यू नो इन अ वेरी बैड सिचुएशन तो वो भाग गया, ऐसे में उसे हम कभी दोस्त नहीं कहेंगे। सो दैट्स इट। नाउ लुक एट दिस प्रोवर्ब, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब चलो अंत भला तो सब भला। बेसिकली ठीक है, स्टार्टिंग में कोई इश्यूज आए होंगे, लेकिन अगर सब कुछ लास्ट में इफ इट एंडेड वेल तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। डिस्कस व्हाट इट मीन्स। Can you think of events happening in your life where this proverb can be used? तो क्या आप अपनी लाइफ से रिलेटेड, पहले तो हमें इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट इफ द रिजल्ट इज गुड फॉरगेट द डिफिकल्टीज यू फेस्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू बी अ डॉक्टर एंड यू fought a lot of problems, you faced a lot of issues, but finally you became a doctor. So all is well that ends well. Suppose you wanted to create like you had to appear for an exam or you had to appear for some exhibition और आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोजेक्ट जो था वो बना फिर वो टूट गया, बहुत मुश्किल से आपने फिर से बनाया, बहुत ज़्यादा आपने बहुत परेशान हुए, लेकिन फाइनली एग्जीबिशन में आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल गया एंड यू इवन गॉट अ प्राइज। तो अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब क्या रियल लाइफ में आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे यू वुड फील कि सीरियसली यार ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल? अगर कुछ हुआ है सो यू हैव टू शेयर। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर वी मेड इट टू द फाइनल्स इन खो खो। अब खो खो जो गेम था उसके हम फाइनल राउंड में पहुंच गए। इट वॉज अ क्रूशियल मैच, क्रूशियल मतलब एकदम कश्मकश भरा मैच था, कोई भी जीत सकता था। वी प्लेड एट आवर बेस्ट एंड वन, हमने बहुत अच्छा खेला और हम जीत गए। At that time, we all forgot the hardship we had done to win. उस वक्त हम सब भूल गए कि हमने कितनी मेहनत की। उस वक्त हम थका हुआ फील नहीं कर रहे थे, उस वक्त सिर्फ क्या पता था कि हम जीत गए हैं। Everyone was happy and enjoyed the moment. सब बहुत खुश थे, उन मोमेंट्स को जी रहे थे। It really proved all is well that ends well. और इससे हमें क्या समझ में आता है? अंत भला तो सब भला। Now अब यहाँ पे एक क्लैप वर्ड गेम है। लेट्स प्ले द क्लैप वर्ड गेम वेयर द वर्ड प्रोड्यूसेस वन साउंड, क्लैप वंस, एज इन क्रीप। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है? जैसे कि क्रीप, एक ही साउंड आ रहा है ना, क्रीप, तो एक बार क्लैप करना है। अब जैसे वर्ड है टुमारो, कितने वर्ड साउंड आ रहे? टुमारो, सो आपको 3 टाइम्स क्लैप करना है। So this is what you have to do and these are the words. तो अब हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि आ रहा है वर्ड geese, 1 टाइम क्लैप, throw, 1 टाइम क्लैप, flapped, कितने बार क्लैप करोगे? Only once, trapped, again only once. अरे मैं इधर क्यों आ गई? इधर ही करवाती हूँ। So creeper, कितनी बार, इसमें कितने syllables हैं? creeper, कितनी बार क्लैप करोगे? Twice. Throw,
once. Carefully, carefully. अब carefully के लिए कितनी बार clap करोगे? Carefully के लिए you will clap twice. Carefully. अब इसमें हम फटाफट देख लेते हैं. Creeper, foolish, evening, struggled, carefully, surprise, noticed, returned. इन सब में 2 बार. अब ये जो वर्ड्स है tomorrow, इसमें आएगा 3 claps. Possible, again 3 claps. So basically this was just to make you understand the syllables in a word. पहला क्वेश्चन है, the wise old bird wanted the creeper to be destroyed. क्या ये सही है? True, false or maybe? What is the answer? जो wise old bird थी वो चाहता था कि creeper जो है उसको आप काट दो, उसी वक्त जब वो स्टार्ट हुआ था उगना तभी काट दो. So the answer is yes, that is true. The hunter climbed the tree with the help of a ladder. क्या hunter जो था उस ट्री में एक लैडर की हेल्प से चढ़ा था, एक सीढ़ी की हेल्प से चढ़ा था? No, वो उस क्रीपर के हेल्प से चढ़ा था. तो आंसर इज false. The tree was the house of a flock of parrots. क्या वहां पे पैरट्स रहते थे उस ट्री में? Nope, answer is again false. Next is, what did the old goose see under the tree? वो जो old goose था उसने ट्री के अंडर में क्या देखा? A snake, a creeper or an egg? उसने क्या देखा था? एक creeper देखा था. What is the plural of goose? Goose का plural क्या होता है? Gooses, geese या गुसा? Answer is geese. Next is, where was the tree located? ये tree कहाँ पे था? एक park में, deep in a forest, on a mountain or in a village? ये था deep in a forest. Where did the geese live? ये geese कहाँ रहते थे? एक cave में, in an old fort, एक पुराने किले में, in a bush, झाड़ियों में, या on a tall tree, एक बहुत ऊंचे से पेड़ में? The answer is on a tall tree. The old geese noticed a small dash at the foot of the tree. वो जो old geese था उसने क्या नोटिस किया? एक छोटा सा क्या? Plant, creeper, rock या grass? उसने नोटिस किया एक छोटा सा creeper. Next is, who was or were wise among the geese lived on the tree? ट्री में जितने भी geese रहते थे उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन था? सबसे ज़्यादा वाइज कौन था? The answer is, कौन था? Old geese, young geese, baby geese? The answer is old geese. Who can be able to climb the tree with the help of the creeper? Creeper की हेल्प से कौन उस ट्री को क्लाइम कर सकता है? Snake, monkey, hunter और an old woman? कौन कर सकता है? उसने बोला था कि एक क्रीपर की हेल्प से एक हंटर क्लाइम कर सकता है और वो हमें हार्म कर सकता है. नेक्स्ट इज, फ्लाइंग टुगेदर इज अ स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम. ये जो फ्लाइंग टुगेदर स्टोरी है किस चीज से अडेप्ट की गई है? पंचतंत्र, जातक, चंदा मामा या चंपक? द आंसर इज पंचतंत्र. What did the hunter do to the dead birds? अब हंटर को जब लगा अरे ये तो बर्ड्स तो मर गए हैं शायद, तो उसने उनका क्या किया? Threw them on the ground, उनको ग्राउंड पे फेंक दिया. Put them in his bag, अपने बैग में रख लिया. Sold them in the market, मार्केट में बेच दिया, या उनको ट्री पे ही रहने दिया? The answer is he threw them on the ground. उसको लगा अब तो ये मर चुके हैं, मैं नीचे से उठा के चला जाऊंगा, तो he threw them on the ground. Who helped the geese to escape from the hunter's net? इन geese की किसने मदद करी हंटर के नेट से जाके भागने में? The answer is a mouse, a monkey, old geese या baby geese? Answer is old goose. Next is, what do you mean by muttered? Mutter करना मतलब क्या होता है? धीरे से फुसफुसाना. So move in circle? No. Spoken in a low tone? Yes. Move wings up and down, उसे flap करना कहते हैं. Eating peas? Of course not. Answer is spoken in a low tone. The creeper became stronger and thicker as a thick. Creeper जो है जैसे जैसे मतलब साल गुजरते गए तो क्रीपर जो था इट ग्रू, एकदम थिक हो गया. कैसे? लाइक अ थिक स्टिक, रोप, ब्रांच या नन ऑफ दिस? वो एकदम मोटा हो गया लाइक अ रोप. आंसर इज बी. When did the geese return home? जो गीस थे वो घर कब वापस आए? मॉर्निंग में, नाइट, आफ्टरनून या इवनिंग? आंसर इज इन द इवनिंग.
When caught in the net, the geese began to, जैसे वो सब जाल में फंस गए तो वो लोग ने क्या किया? They started crying, weep करने लग गए, enjoy करने लग गए, वाह हम फंस गए, fly करने लग गए, फंसे तो fly कैसे करेंगे, या गाने लग गए। अब ऐसे टाइम पे कोई गाता तो है नहीं। आंसर इज weep, weep का मतलब होता है रोना। The wise old bird wanted to destroy, ये जो wise old bird थी क्या destroy करना चाहती थी? ट्री को, क्रीपर को, हंटर्स के नेट को, या बर्ड्स के नेस्ट को? वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने का कहा था उसने। The old goose was wise, naughty, confused और foolish। कैसा था old goose? बहुत ज्यादा wise। The other geese, बाकी के जितने भी geese थे वो wise थे, naughty थे, confused थे, foolish थे, वो सब के सब foolish थे। When the geese were caught in the net, they pretended to be, जैसे ही वो सब नेट में फंस गए तो उन्होंने क्या प्रिटेंड किया? ऐसा दिखाया कि वो सब मर चुके हैं। आंसर इज pretended to be dead. In the end, all geese, अंत में क्या हुआ? सारे geese क्या हुआ? मर गए, पकड़े गए, उड़ गए, या डांस करने लग गए? आंसर इज flew away. And done. थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। और ये सारी वीडियोस मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। जाओगे, क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, फिर टॉपिक सिलेक्ट करोगे और वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वेरी इजी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।